So today we'll deal with section 389, suspension of sentence pending the appeal, release of appellant on bail. It is an important topic with certain nuances. That is why it is being dealt with here in the bail chapter. Pending an appeal by a convicted person, the appellate court may, for the reasons to be recorded in writing, order that the execution sentence or order appealed against be suspended, and also, if he is in confinement, that he be released on bail or on his own bond. इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, द पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड, ये पहली चीज इंपॉर्टेंट है. एंड सेकेंड इज दैट द अपीलेट कोर्ट जिससे बेल मांगी जा रही है उसके सामने अपील पेंडिंग है, अपील ऑलरेडी प्लेस्ड है. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल द अपील इज प्रेफर्ड बिफोर द अपीलेट कोर्ट अंडर 389 बेल नहीं ग्रांट कर सकता. सो अपील शुड बी पेंडिंग बिफोर इट. अपील आपकी फाइल हो जानी चाहिए, शुड बी पेंडिंग बिफोर इट, और एडमिट हो जानी चाहिए बाय द अपीलेट कोर्ट. सो फिर आगे क्या कहता है सेक्शन 389 का सबसेक्शन 1 कि अपीलेट कोर्ट में अगेन द ग्रांट ऑफ बेल हियर इज आल्सो डिस्क्रेशनरी. रीजंस रिकॉर्ड करेगा लाइक इन एनी जुडिशियल ऑर्डर. और दूसरा कि इसमें बेल पे भी रिलीज किया जा सकता है, उसके पर्सनल बॉन्ड पे भी रिलीज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द कोर्ट. प्रैक्टिस में अगर आप देखेंगे तो जनरली बेल पे रिलीज किया जाता है, पर्सनल बॉन्ड्स पे नहीं. Provided that the appellate court shall, before releasing on bail or on his own bond a convicted person who is convicted of an offence punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for a term of not less than 10 years, it shall give an opportunity to the public prosecutor for showing cause in writing against such release. Provided further that cases where the convicted person is released on bail, it shall be open to the public prosecutor to file an application for cancellation of bail. तो देखिए, कैंसलेशन ऑफ द बेल के भी ग्राउंड वही रहेंगे जो थे, और ग्रांट ऑफ बेल के भी ग्राउंड्स वही रहेंगे जो थे, जो आपको बताए पहले ही मैं बता चुका हूँ इन द स्टार्टिंग सेशंस. एक चीज़ का लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस भी आती हैं. जैसे अब चूंकि ट्रायल कंक्लूड हो चुका है और पर्सन कन्विक्ट हो चुका है, तो उसमें जो सिचुएशन है वो ये अराइज करती है कि जो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का जो प्रिजम्पशन था, जो लिबरली कंस्ट्रू होता है फॉर द ग्रांट ऑफ बेल टू एन अक्यूज्ड पर्सन, वो एक्सटिंग्विश कर चुका है. व्हेनेवर यू आर रेफरिंग टू बेल अंडर 389, आप ये बोलेंगे द बेल इज प्रेफर्ड बाय a convicted person, not an accused person. 437, 436, 438 और 439 of the CRPC में तो वो तब तक वो accused रहता है. लेकिन when you are preferring a bail by the appellate court, from the appellate court under section 389, such person is a convicted person. So you will always use the terminology that is the convicted person. Public prosecutor को hearing की opportunity इसीलिए दी जाती है जिससे वो सारे मटेरियल प्रेजेंट कर पाए अपीलेट कोर्ट के सामने, जिसके बेसिस पे बेल को रिजेक्ट कर देना चाहिए. और ख़ास तौर से जो मिनिमम 10 इयर्स दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ग्रेव ऑफेंसेस के लिए पनिश हुआ है. तो ऐसे में उसको बेल पे छोड़ना हो सकता है ठीक ना हो. तो एक बात का ध्यान रखिएगा, सिंस योर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का जो प्रिजम्पशन था वो अब जा चुका है थ्रू द कन्विक्शन, तो 389 के सबसेक्शन 1 में बेल के ग्राउंड्स नैरोअर हैं एज कंपेयर टू दोज अंडर 437 एंड 439 ऑफ द सीआरपीसी. उससे वो नैरो हो जाता है. ऑलराइट, लेकिन आई आर बीन कन्विक्टेड. मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशंस देता हूँ कि आप क्या क्या सिचुएशन हो सकती है. कि अब मान लीजिए कि किसी पर्सन को डकैती के लिए कन्विक्ट किया गया है. अब उसने अपील प्रेफर की हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन भी डाली अंडर 389 की जब तक आप अपील डिसाइड कर रहे हो तब तक आप मुझे बेल पे रिहा कर दो. जस्ट इन केस अगर मेरी अपील ग्रांट हो जाती है तो मैं तो इनोसेंट निकल आऊँगा, और जस्ट इन केस अगर मेरी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो मैं जितनी सज़ा मुझे झेलनी थी वो तो मैं झेलूँगा ही. सो नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम हियर. प्रॉब्लम क्या है कि ही इज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ अ वेरी ग्रेव ऑफेंस फर्स्ट. दूसरा क्या है कि ये हो सकता है उन विटनेसेस को मारने की कोशिश करे जिन्होंने इसके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में गवाही दी थी.
ये हो सकता है उस आयोग को हार्म करने की कोशिश करे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, ये हो सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को थ्रेटन करे, हो सकता है, नॉट सेइंग दैट ही विल, बट ये कंसिडरेशंस कोर्ट के सामने वे करेंगे। तो ये जो सारी कंसिडरेशंस हैं ये फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस के हिसाब से बनती बिगड़ती हैं। तो ऐसे केस में ऐसे पर्सन को अपीलेट कोर्ट बेल पे शायद मोस्ट प्रोबेबली रिहा नहीं करेगा। लेकिन अभी मैं सिचुएशन पलट देता हूँ। लेट मी टर्न द सिचुएशन। जस्ट इन केस लेट अस सपोज कि ट्रायल कोर्ट ने किस ग्राउंड पे कन्विक्ट किया है इनको, इस ग्राउंड पे कन्विक्ट किया है कि इन्होंने पुलिस के सामने कन्फेशन दे दिया था। अब इफ़ यू रिमेंबर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो पुलिस के सामने कन्फेशन कैन नॉट बी प्रूव्ड। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ स्टैट्यूटरी वायलेशन ही नहीं किया, उसने उसका कन्विक्शन एक्सट्रेनियस ग्राउंड्स पे भी किया है, इलीगल ग्राउंड्स पे किया है। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए? ऐसे केस में जब अपीलेट कोर्ट ने अपील एडमिट कर ली, तो फिर वो साथ में जब बेल एप्लीकेशन कंसिडर करेगा तो देखेगा कि रिकॉर्ड को ऊपर ही ऊपर प्राइमा फेसाई लेवल पे देख के मुझको ये लग रहा है कि जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है इट इज़ नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द लॉ एंड इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी इट विल बी ओवरटर्न्ड। साथ में अपीलेट कोर्ट ये भी कंसिडरेशन लगता है कि यार अपील को डिसाइड करने में ना इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो हो सकता है 3-4 साल लग जाएं। और फिर ये कंसिडर करे कि अगर मान लीजिए मैं ट्रायल कोर्ट के साथ अग्री कर गया, तो ऐसे केस में इसको तो वैसे ही पूरा कन्विक्शन झेलना पड़ेगा और सेंटेंस जो भी पास हुआ झेलना पड़ेगा, तो इसको ज़बरदस्ती कन्फाइनमेंट में क्यों रखूँ जस्ट इन केस वो इनोसेंट निकल आया। और अगर वो इनोसेंट निकल आया तो ऐसे केस में ये उसके फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन है अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि नॉट ओनली हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑन एन इलीगल ग्राउंड बट ही हैज़ ऑल्सो बीन डिप्राइव्ड ऑफ हिज लिबर्टी विद नो फॉल्ट ऑफ हिज ओन। स्टेट की गलती के लिए वो क्यों सफ़र करे? बट इस केस में प्राइमा फेसा ये देख रहा है कि ट्रायल कोर्ट का जजमेंट गलत है, प्राइमा फेसाई लेवल पे देख रहा है, और अपील एडमिट कर ली, इसका मतलब सुपीरियर कोर्ट्स को कुछ ग्राउंड्स दिख रहे हैं कि थोड़ा सा फॉल्ट है, वरना वो तो समायरली रिजेक्ट भी कर सकता है अगर उसको लगे कि नहीं ऑर्डर एकदम ठीक है। पर प्रैक्टिकली जनरली अपील एडमिट कर लेते हैं, तो इसीलिए कि एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए एक पर्सन को, वो हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, जिससे कि ये कोई बात ना रहे कि उसको आपने हियरिंग का मौका नहीं दिया। इन केसेस वेयर दी अपील इज़ अ राइट, जहाँ पे आप अपील ले सकते हैं वहीं पे आपका अपील राइट है। वरना अगर अपीलेट कोर्ट को लगता कि कोई भी ग्राउंड इंटरफेरेंस का नहीं है तो वो सीधे समैरली डिसमिस कर देता। पर्सन एडमिट कर ली और बाकी की हियरिंग करवा रहा है, तो देन इट मीन्स कि there are some grounds that he needs to consider, ठीक है। So situations के हिसाब से और factual matrix के हिसाब से जो आपका appellate court है वो बेल ग्रांट करेगा अंडर 389 like in any other ground। तो बाकी के जो ग्रांट ऑफ बेल के जो ग्राउंड्स होते हैं वो तो रेलेवेंट इसके लिए रहे होंगे, पर 2-3 चीज़ें आप और ऐड कर दीजिएगा इसमें कि डिले इन डिस्पोजल ऑफ अपील, वेदर द प्राइमा फेसाई जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट अपीयर्स टू बी इन कॉन्सोनेंस विद लॉ और इज द रीजन ऑर्डर। मान लीजिए बिना कोई रीज़न दिए जज ने कन्विक्ट कर दिया तो ये तो कभी भी अपील पे विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द आंसर इन येस, अगर बिना रीज़न के दिया गया है तो बेल ग्रांट हो जाएगी, और अगर बिना रीज़न के नहीं दिया गया है, मतलब वहाँ पे ऑर्डर जो है उसका ट्रायल कोर्ट का वो काफ़ी रीजनड है, तो उस केस में बेल ग्रांट नहीं होगी। ऑलराइट, तो ध्यान रखिएगा इसका कोई कट एंड राइट आंसर कभी मत ढूंढने की कोशिश करेगा। ये फैक्चुअल मैट्रिक्स के हिसाब से पता चलेगा कि what are the grounds on which bail can be granted and what are the grounds जिस पे बेल नहीं ग्रांट होगा। कैंसिलेशन के लिए भी सेम ग्राउंड्स अवेलेबल रहेंगे। मान लीजिए विटनेस या कंप्लेनेंट को थ्रेटन करने लगा, धमकी देने लगा, उस इन दैट सिचुएशन बेल विल बी कैंसल्ड, वही वहाँ पे कैंसिलेशन के भी ग्राउंड्स वही रहेंगे एज इन द केस ऑफ ग्रांट। तो इलस्ट्रेशन को मैंने अभी दिया कि इन केस जहाँ पे
कोर्ट को लगता है कि नहीं, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर रीजेंट ऑर्डर है और जो जिस ऑफेंस के लिए पनिश हुआ है वो काफ़ी ग्रेव ऑफेंस है, और मुझे नहीं लगता कि इवन आफ्टर द अपील ऑन अ प्राइमा फेसी लेवल दैट अपील शैल बी ग्रांटेड, तो उस केस में बेल नहीं देना चाहिए अंडर 389 सबसेक्शन 1। तो ये सारी चीज़ें आप फैक्चुअल मैट्रिक्स के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। एक चीज़ 389 के 1 में और मार्क कर लीजिएगा, सेंटेंस और ऑर्डर जो लिखा है, ठीक है। अभी मैं इस पे आऊँगा, इसी बात पे नुआंस्ड है, बहुत बड़ा नुआंस है इस पे, सो आई डील विद दैट। अब 389 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? पावर कन्फर्म्ड बाय दिस सेक्शन ऑन द अपीलेट कोर्ट में बी एक्सरसाइज आल्सो बाय द हाई कोर्ट इन केस ऑफ एन अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन टू अ कोर्ट सबऑर्डिनेट देयरटू, ठीक है। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? मेरा कन्विक्टेड पर्सन, सबसेक्शन 3 में जो बेल होती है ना, ये वही कोर्ट देता है जिसने कन्विक्ट किया है। सबसेक्शन 3 के 1 में अपीलेट कोर्ट दे रहा है, जिसके सामने अपील पेंडिंग है वो बेल देता है, पर सबसेक्शन 3 में ट्रायल कोर्ट देता है जिसने कन्विक्ट किया है। Where the convicted person satisfies the court by which he is convicted that he intends to present an appeal, तो किस ग्राउंड पे? He intends to present an appeal, ये satisfaction रिकॉर्ड होना चाहिए। The court shall, where the person being on bail is sentenced to imprisonment for a term not exceeding 3 years, तो सेंटेंस की बात की गई है यहाँ पे, ऑफेंस के कन्विक्शन की बात नहीं की गई है। सेंटेंस का क्या मतलब है? सेंटेंस का मतलब है सजा, कि आपको जो सजा दी गई है अगर वो 3 साल या उससे कम है, तो ऐसे केस में जनरली उसे बेल पे रिहा कर देना चाहिए। ये अक्सर आप पॉलिटिशियन के केसेस में होता हुआ देखेंगे। Where the offense of which such person has been convicted is a bailable one and he is on bail, अगर वो ऑलरेडी बेल था and he has been convicted of a bailable offense, तो convicted person को आप बेल पे रिलीज कर देंगे if he satisfies to you that he intends to present an appeal and unless there are special reasons for refusing bail। आप बेल तभी रिफ्यूज करेंगे जब आपके पास स्पेशल रीजंस हों। एक तो जनरल रीजंस होते हैं, एक होता है स्पेशल रीजन। स्पेशल रीजन क्या होता है? देयर हैज़ टू बी अ वेरी स्पेशल केस जिसके बेसिस पे आप रिजेक्ट करें। अगर आपको ऑल प्रोबेबिलिटी में लगता है कि ये हो सकता है कि कंप्लेनेंट को थ्रेटन करे या उसको जान से मारने की कोशिश करे या आईओ को थ्रेटन करे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, तो ऐसे केस में आप बेल रिफ्यूज़ कर सकते हैं इवन इन दोस केसेस। बट द लेजिस्लेचर ने मैंडेट किया है कोर्ट्स पे कि यू हैव टू गिव स्पेशल रीजंस उसके लिए, जनरल रीजन से काम नहीं चलेगा। 389 के 1 की टर्मिनोलॉजी देखिए, वहाँ पे सिंपली लिखा है रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, स्पेशल रीजंस नहीं लिखा है कि आप बड़े खास रीजन दीजिए कि आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। पर 389 के सबसेक्शन 3 में लिखा है स्पेशल रीजंस आपको देने होंगे। तो देयर हैज़ टू बी वेरी स्पेशल ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे आप बेल रिजेक्ट करें इवन दो यू नो ही इंटेंड्स टू प्रेजेंट एन अपील। यही स्पेशल रीज़न आपके डेथ पेनल्टी देते वक्त भी आते हैं, वो उस पर हम आएंगे बाद में। लेकिन ध्यान रखिएगा, वे जो स्पेशल रीजन्स है ना, दे आर नॉट सिनोनिमस विद द जनरल रीजन्स एज प्रोवाइडेड इन द बोर्ड। आपको स्पेशल सर्कमस्टेंसेस बताने होंगे कि क्यों आप बेल रिजेक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। So, for such period as will afford sufficient time to present the appeal and obtain the orders of the appellate court under subsection 1। तो ये जो बेल होगी ये परमानेंट पीरियड की नहीं होती है, उतने पीरियड के लिए सफिशिएंट होती है टिल यू obtain the orders of the appellate court। कि अगर फिर appellate court को लगता है कि आपको रिलीज करना चाहिए तो वो फिर फर्दर ऑर्डर ग्रांट करे अंडर 389 का 1। और जनरली ऐसे केसेस में यही होता है कि अपीलेट कोर्ट जो है वो फर्दर ऑर्डर ग्रांट कर देता है अंडर 389(1). तो इसमें आपको डुअल अपील एक्चुअली प्रेफर करनी पड़ती है। सो रिमेंबर, द बेल ग्रांटेड अंडर 389 सबसेक्शन 3 विल ऑलवेज बी सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ द अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट चाहे वो ऑर्डर सेट असाइड कर सकता है, और जो बेल का जो ऑर्डर है वो एक उतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा विच विल अफोर्ड हिम एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट एन अपील बिफोर द अपीलेट कोर्ट। तो हो सकता है वो 6 महीने का टाइम देते, या 3 महीने का, या 1 महीने का, या हो सकता है हफ्ते भर का। ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे डिटरमाइन होगा, इसका कोई कट एंड राइट आंसर नहीं है। और अपीलेट कोर्ट फिर चाहे
तो वो 389 के 1 में बेल ग्रांट करे या वो सीधे सेटिसाइड ही कर दे ऑर्डर की, कह दे कि नहीं यूल रिमेन इन कन्फाइनमेंट, क्योंकि हमें लग रहा है जो ट्रायल कोर्ट के जजमेंट है इट्स मोस्टली करेक्ट एंड आई डोंट थिंक यू शुड बी फ्री टिल आई हियर द अपील। उस पे इसके स्पेशल कंसिडरेशंस भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। सबसेक्शन 4 कहता है कि वेयर अपील इज अल्टीमेटली सेंटेंस्ड, where the appellant is ultimately sentenced to imprisonment for a term or imprisonment for life, the time during which he is released shall be excluded in computing the term which is so sentenced. Actually ये जो computation of term है ना, ये देखिए आपको उसमें तो समझ में आ जाएगा कि imprisonment for term में क्यों बात कर रहा है, लेकिन imprisonment for life में computation of term की क्यों बात कर रहा है। imprisonment for life का मतलब यही होता है, life imprisonment। ये जो computation of term है ना, ये 432 of the CRPC और 433 ऑफ द CRPC के लिए रेलेवेंट होता है। रेमिशन और कम्यूटेशन इन सब चीज़ों के लिए रेलेवेंट हो जाता है। ऑलराइट, क्योंकि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के रूल्स होते हैं और अंडर 432 एंड 433 ऑफ द CRPC द स्टेट गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू एक्चुअली remit or suspend the sentences or commute the sentences as the case may be। उसके अपने स्पेशल कंसिडरेशंस है, आई डील विद ऑल ऑफ दैट। लेकिन पहले आपका बेल खत्म हो जाना चाहिए। जब हमारा बेल खत्म हो जाएगा, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो लास्ट में हम इन सब चीज़ों से डील करेंगे। सो ये ध्यान रखिएगा, ये जो सबसेक्शन 4 है किस लिए इनकॉर्पोरेटेड है। ये बेसिकली इसीलिए है जिससे जो आप टर्म कंप्यूट करेंगे, पहली बात तो जितने भी टाइम आपको सेंटेंस जाना था वो आप जाएंगे, वो आपको वो काउंट नहीं होगा फॉर द पर्पस ऑफ योर इम्प्रिजनमेंट। जितने टाइम आप बेल पे हैं वो पर्पस ऑफ इम्प्रिजनमेंट के लिए काउंट नहीं होगा। और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और इन दोनों का ये जो कंप्यूटेशन है ये सिर्फ इसलिए है जिससे अगर हो सकता है जस्ट इन केस उसको कम्यूटेशन और या रेमिशन मिले तो वो उसमें आप उसका बेल का पीरियड इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये उसके लिए भी रेलिवेंट होगा। ठीक है, स्पेशली इन द केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो एक्सक्लूड इसीलिए पीरियड एक्सक्लूडेड है। डील विद दैट एज द टाइम कम्स। लेकिन अब मैं आपको इसकी नुआंस पे आता हूँ। ये तो सिर्फ सिंपली सेक्शन था। अब आप एक चीज़ सोचिए कि लेट अस सपोज यू आर एन IAS ऑफिसर और यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। आपको अगर आप में से किसी ने भी आर्टिकल 311 पढ़ा है और सर्विस रूल्स पढ़े हैं, ऑल इंडिया डिसिप्लिन एंड सर्विस रूल्स, ऑल इंडिया सर्विस डिसिप्लिन एंड सर्विस रूल्स, तो ऐसे केस में अगर आप कन्विक्ट हो गए तो ऐसे केस में उसके कुछ फॉल आउट्स होते हैं। सेंटेंस की बात नहीं कर रहा, सज़ा की बात कर रहा हूँ। लेट अस सपोज यू आर कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, and when you are convicted by a court of law, then in that scenario आप सर्विस से टर्मिनेट हो सकते हैं। आपके जितने भी रिटायरमेंटरी बेनिफिट्स हैं वो भी हो सकता है ले लिए जाए। आपकी ग्रेच्युटी अगर हो तो उसको भी रिवोक किया जा सकता है। देयर आर फॉल आउट्स इन द सिविल लॉ। इन सब चीज़ों की सिविल लॉ में बहुत ज़्यादा फॉल आउट होते हैं इफ़ यू आर कन्विक्टेड। तो सर्विस लॉ में भी ये मैटर जाता है। अब मैं सेंटेंस की बात ही नहीं कर रहा, मैं बस इतनी सी बात कर रहा हूँ कि इफ़ यू आर कन्विक्टेड, आपको मान लीजिए 0 सज़ा, एक दिन के लिए भी कोर्ट ने जेल में नहीं डाला, बट इट हैज़ कन्विक्टेड यू फॉर अ ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल बाय 2 years और मोर, और लेट अस सपोज इवन 3 years या 4 साल 5 साल, जैसे भी कोर्ट को सही लगे। ऐसे केस में आपको तो जॉब से हाथ धोना पड़ जाएगा। या एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये दोनों ही चीज़ पे फिट बैठेगा। आप पॉलिटिशियन हैं, आपके खिलाफ फेक केस आया, आप ज़बरदस्ती कन्विक्ट कर दिए गए। लेट अस सपोज यू आर कन्विक्टेड, तो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट अगर पढ़ी हो तो आपको ये पता है कि वन पर्सन हुज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इज़ 2 years और मोर, उस पर एक बार लग जाता है इलेक्शन लड़ने पे फॉर द नेक्स्ट 6 years और सो। तो आप मुझे ये बात बताइए, ये जो सिविल लॉ में फॉल आउट है और आपको पता है, लेट अस अज्यूम कि जो जजमेंट है ट्रायल कोर्ट का वो भी इलीगल है, मतलब इट्स नॉट मेरिटोरियस और मोस्ट प्रोबेबली अपील पे सेटिसाइड हो जाएगा।
तो सेंटेंस का सस्पेंशन तो है, पर क्या कन्विक्शन को भी सस्पेंड किया जा सकता है? इन अदर वर्ड्स मैं ये कह रहा हूँ कि 389 सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मतलब सज़ा को सस्पेंड करने की तो बात करता है कि चलो सज़ा आपको नहीं मिलेगा, आप बेल पे रिहा हो जाओ जब तक मैं आपकी अपील सुन रहा हूँ। पर क्या वो कन्विक्शन, जो आप पे कन्विक्शन लगा है, उसको स्टे कर सकता है, उसको सस्पेंड कर सकता है? दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन। इसका आंसर भी हमें 389 में ही मिलेगा। तो मेरे जो भी एग्जाम्पल थे, एक पब्लिक सर्वेंट, मैंने अपने एग्जाम्पल के लिए एक IAS ऑफिसर का यूज़ किया और एक लेट अस सपोज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और MLA का यूज़ किया, क्योंकि उसको अगर कन्विक्ट कर दिया गया, भले ही कोई सज़ा नहीं दी है, तो उसके सिविल लॉ में बहुत ज़्यादा फॉल आउट है। 2 साल के ऊपर से किसी भी सेंटेंस में अगर वो कन्विक्ट हो गए, तो अगर वो मान लीजिए सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो इन परसुएंस ऑफ लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रीडिंग इट विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, अगर उनका कन्विक्शन स्टे ना किया गया तो उनकी सीट चली जाती है लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, या मेंबर या लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एज द केस में बी। तो इसका जो सिविल लॉ में फॉल आउट है वो बहुत ग्रेव होता है फॉर अ कन्विक्शन इन द क्रिमिनल कोर्ट। तो सवाल ये उठता है कि क्या कन्विक्शन को रोका जा सकता है बाय सेक्शन 389? अच्छा, सेक्शन 389 कहीं एक्सप्रेसली नहीं कह रहा है ये बात, पर 389 के शब्दों पे अगर आप गौर करें तो वहाँ पे सबसेक्शन 1 पे जब आप आते हैं तो एक लाइन पढ़िए, ऑर्डर दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस और ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। मैंने आपको ऑर्डर मार्क करने को कहा था, इसीलिए इस ऑर्डर में ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन भी आता है। ये बहुत कोई नई बात नहीं है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड एज फार एज नवजोत सिंह सिद्धू 2007 में भी केस प्रोमिनेंस में था। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू और स्टेट ऑफ पंजाब में उनका जो कन्विक्शन था सस्पेंड कर दिया गया था। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये लॉ तो सेटल्ड है कि आप कन्विक्शन को स्टे कर सकते हैं। एपेलेट कोर्ट कैन स्टे द कन्विक्शन अंडर 389। ये व्यू कई और केसेस में भी रीइटरेट हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, BR कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वो जयललिता से रिलेटेड था। महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस गजानन, ये 2003 में रिपोर्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट केसेस में। KC सरीन वर्सेस स्टेट ऑफ चंडीगढ़ 2001 का केस है ये। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस जगन्नाथन 1996 का केस है। रविकांत पाटिल वर्सेस सर्वभौम एस बगाली जी, ये भी 2006 में रिपोर्ट हुआ। तो ये जो सारे जो केसेस हैं ना, आई जस्ट गिव यू, मैं आपको स्टडी नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन ये लॉ तो सेटल्ड है कि यस द एपेलेट कोर्ट कैन स्टे द कन्विक्शन। लेकिन जब आप कन्विक्शन को स्टे करेंगे तो क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? देखिए, जब कन्विक्शन को स्टे करना है तो आपको बहुत स्पेशल ग्राउंड्स और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कोर्ट के सामने दिखाने चाहिए। आपका कंडक्ट ऐसा होना चाहिए, या आपकी इंटेग्रिटी और कोर्ट के ओपिनियन में आपका जो कम्युनिटी रूट्स अलॉन्ग विद योर पोजीशन, अलॉन्ग विद आपका कैरेक्टर, दैट शुड बी स्टर्लिंग इन नेचर, और साथ में आपका कंडक्ट शुड बी विदाउट एनी फॉल्ट्स इन इट। अगर उसमें कोई भी फॉल्ट निकली तो कोर्ट मैकेनिकल मैनर में कन्विक्शन पे स्टे नहीं लगा सकता, वो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में लगा सकता है। ये जो मैंने आपको ग्राउंड्स अभी दिए, ये इलस्ट्रेटिव हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है। बहुत सारे स्पेशल कंसिडरेशन आ सकते हैं और बहुत सारे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आपको इस्टेब्लिश करने पड़ सकते हैं। या जैसे मान लीजिए कभी कभी केस में, मान लीजिए किसी IAS ऑफिसर को जो किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ केस पर सू कर रहा था, उसको फॉल्स केस पे फंसा के कन्विक्ट कर दिया गया है, लेट अस सपोज। अगर अपीलेट कोर्ट के सामने वो ऐसे ग्राउंड्स दिखा ले जाता है और वो अपनी इंटेग्रिटी भी दिखाता है कि सर देखिए, पिछले मेरे 20 साल के कैरियर में मेरे ऊपर ऐसा एलिगेशन नहीं लगा, जैसे ही मैंने गवर्नमेंट के खिलाफ केस परसू करने की कोशिश की मेरे खिलाफ फॉल्स केस फाइल हुए,
और मुझको क्या कहते हैं फंसाया गया है, वो सारी चीज़ें देखता है। फिर वो अपना कंडक्ट बाय रेलिवेंट मटेरियल दिखाता है। तो ये सारे ग्राउंड्स एक्सेप्शनल नेचर्स के हैं जो कंसिडर हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे ग्राउंड्स कंसिडर हो सकते हैं और इन्हीं से रिलेटेड भी ग्राउंड्स भी कंसिडर हो सकते हैं। साथ में वो ये भी ग्राउंड ले सकता है कि सर देखिए मेरा इतना अच्छा क्या कहते हैं कंडक्ट रहा है, अगर मुझे जॉब से अगर निकाल दिया गया, जो कि मुझे निकाल ही दिया जाएगा सिंस आई एम कन्विक्टेड, तो ऐसे केस में आई विल बी डिफेंसलेस, मैं अपनी अपील भी परस्यू नहीं कर पाऊँगा। और ऐसे केस में द इन आइदर सिनेरियो द गवर्नमेंट विल विन अगेंस्ट मी, जबकि मेरा केस एकदम स्ट्रॉन्ग है उनके खिलाफ। लेट अस सपोज, एक हमारे लिए एग्जाम्पल है, ऐसा अशोक हिमका मान लीजिएगा गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस इंस्टीट्यूट करता है और गवर्नमेंट उसको फंसा देती है किसी फॉल्स केस में, गवर्नमेंट के पास तो वास्ट मैकेनिज्म है, हो सकता है फंसा दे। तो ऐसे केस में ही उसका कैरेक्टर देखते हुए, उसका पास कंडक्ट देखते हुए, ये सारे कंसिडरेशन कोर्ट एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में उसके कन्विक्शन पे स्टे लगा सकता है। तो ये नॉर्म नहीं है, स्टे ऑफ कन्विक्शन इज नॉट अ नॉर्म, इट इज ओनली it can be only be stayed in exceptional circumstances, ठीक है। सो एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस जो है जब आप करते हैं, जब आप सेक्शन 389 में सेंटेंस को स्टे करते हैं, तो कन्विक्शन हमेशा ऑपरेशन में रहता है जब तक आपने ऑर्डर में ये ना बोला हो कि कन्विक्शन भी स्टे हो जाएगा। whenever you suspend the sentence under 389 subsection 1, the conviction is still in operation, वो अभी भी फोर्स में है। उसके जितने भी सिविल फॉल आउट होते हैं, जॉब से निकलना, सीट जाना, वो सारे फोर्स में रहेंगे, या बार फॉर्म कंटेस्टिंग इलेक्शन, वो सारे सीट में रहेंगे। आपको सिर्फ बेल पे ही रिहा किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिविल लॉ के भी बेनिफिट्स दे दें, लेकिन अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस दिखा दिए गए तो सिविल लॉ का बेनिफिट भी मिल जाएगा। पर जहाँ पे कन्विक्शन को स्टे किया गया है, तो वहाँ पे कन्विक्शन जो है along with the sentence will be stayed, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ स्टे ऑफ कन्विक्शन उसको नॉन एग्जिस्टेंस नहीं बना देता, नॉन एग्जिस्टेंट नहीं बना देता, उसको सिर्फ नॉन ऑपरेटिव बना देता है उस वक्त के लिए जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती। तो या तो अपील डिस्पोज ऑफ होने का मतलब है या तो ग्रांट होगी या तो रिजेक्ट होगी। तो अगर ग्रांट हो जाती है तो कन्विक्शन को तो वाइप आउट कर देगा कोर्ट, हटा देगा, उस केस में हटाया जाता है। यहाँ पे कन्विक्शन पे सिर्फ स्टे लगा है, नॉन ऑपरेटिव हुई है, कन्विक्शन अभी पूरी तरीके नॉन एग्जिस्टेंट नहीं हुई है। तो नॉन ऑपरेटिव और नॉन एग्जिस्टेंस में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। Merely because the power under 389 for stay of conviction has been exercised, the conviction is not rendered non-existent, but it's only rendered non-operative. I think we must move on to the next point. तो conviction का जो stay होगा वो कहाँ से होगा? जो stay होगा that will be computed from the date when the order of stay is granted. कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है जो हियरिंग ऑफ द अपील है उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, स्टे ऑफ कन्विक्शन का ऑर्डर लेने में टाइम लग जाए। तो ऐसे केस में आप उससे ये भी डिमांड कर सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन है ना, ये आप पिछली डेट से दे दीजिए। और जनरली क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन इज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे व्हेन द ऑर्डर ऑफ स्टे ऑफ कन्विक्शन हैज़ बीन ग्रांटेड, ठीक है। तो लीगल पोजीशन क्लियर है इस बात पे कि अपीलेट कोर्ट कैन सस्पेंड बोथ सेंटेंस एंड ग्रांट द स्टे ऑफ द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन। ये जो कन्विक्शन है ये ऑर्डर की कैटेगरी में आता है, तो इसीलिए लेजिस्लेचर ने सेंटेंस और ऑर्डर शब्दों को अलग अलग यूज़ किया है। फिर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि द पर्सन सीकिंग स्टे ऑफ कन्विक्शन शुड स्पेसिफिकली ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अपीलेट कोर्ट to the consequences that may arise if the conviction is not stayed। तो सारे consequence बताने होंगे कोर्ट को कि क्या आप पे इफेक्ट पड़ेगा अगर हमने conviction ना stay किया। that has to be told by the accused to the appellate court, that has to be told by the convict to the appellate court। वो अब accused नहीं रहा है, वो convict है। तो ऐसे केस में जब उसे stay of conviction आ जाता है तो then he again goes back into the position of accused। लेकिन यहाँ पे भी कन्विक्शन का ऑर्डर स्टे हुआ है, नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है।
unless the attention of court is drawn to the specific consequences that would follow on the account of conviction, the person convicted cannot obtain an order of stay of conviction. Furthermore, grant of stay of conviction can be resorted in very rare cases depending upon special facts or extraordinary circumstances of the case. ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि मान नवजोत सिंह सिद्धू के केस में क्या हुआ था, ही एक्चुअली रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन, वो एक पब्लिक मैंडेट चाहता था, तो उसका कंडक्ट देखते हुए, उसका पास कंडक्ट देखते हुए और उसका एक ये भी बात देखते हुए कि उसने रिज़ाइन कर दिया अपनी सिचुएशन में। अब जनरली पब्लिक ऑफिसर अपनी सिचुएशन से या एमएलए एमपी अपने पोजीशन से रिज़ाइन नहीं करते, वो एक्चुअली तब तक उसको पकड़े रहते हैं जब तक वो हटा न दिए जाएँ कोर्ट से ही। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये जो कंडक्ट था ना, ये उसको बहुत फ़ायदा कर गया। जो उसका प्रीवियस कंडक्ट था कि वो पब्लिक का मैंडेट चाहता है, उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कोर्ट जिसको कंडेम करे, साथ में उसका कैरेक्टर भी कोर्ट ने पाया कि बहुत अच्छा था। तो ऐसे केसेस में उसको फ्रेश पब्लिक मैंडेट जिससे मिल जाए, क्योंकि अगर कन्विक्शन पे स्टे ना किया गया तो फ्रेश पब्लिक मैंडेट तो उसको मिलना ही नहीं है, वो तो ऐसे केस में तो वो बार्ड हो जाएगा ना इलेक्शन लड़ने से। तो ऐसे केस में कोर्ट ने बोला कि वील स्टे योर कन्विक्शन बिकॉज ऑफ दी स्पेशल सर्कमस्टेंसेज। तो ध्यान रखिएगा, यू हैव टू प्लीड दो स्पेशल सर्कमस्टेंसेज फॉर स्टे ऑफ कन्विक्शन। ये कभी भी ऑटोमेटिक नहीं हो सकता या मैकेनिकल नहीं हो सकता। देयर हैज़ टू बी स्पेशल फैक्ट्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज। इवन दो 389 में जब आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस करते हैं, उसके लिए आपको कोई स्पेशल केस नहीं, आप उसके तो ग्राउंड्स थोड़े नैरोअर हैं एज कम्पेयर टू बेल अंडर 437 एंड 439 ऑफ द CRPC, लेकिन नॉनदलेस ग्राउंड अगर आप दोनों के कंपेयर करेंगे तो आपको 389 में नैरोअर मिलेंगे। लेकिन इवन देन कोई स्पेशल केस या एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस मेक आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट फॉर स्टे ऑफ कन्विक्शन यू हैव टू शो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। तो एक सवाल सबके मन में ये आया होगा अभी कि अगर पब्लिक सर्वेंट मान लीजिए करप्शन चार्ज के लिए कन्विक्ट किया गया, या मान लीजिए कि ही इज़ अ करप्ट पुलिस ऑफिसर या करप्ट MLA, तो ऐसे केस में उसने अगर सिविल लॉ कॉन्सिक्वेंस लेट सपोज बताए और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सिक्वेंस दिखाया, तो ऐसा नहीं लगता है कि हो सकता है कि पब्लिक ऑफिसर्स इसका मिसयूज़ करें अगर स्टे ऑफ कन्विक्शन हो जाए। अगर स्टे ऑफ कन्विक्शन हो गया तो वो तो अपनी पब्लिक ऑफिशियल पोजीशन मेंटेन रखेगा, और अगर वो ऑफिशियल पोजीशन मेंटेन रखेगा तो वो हो सकता है हर उस एविडेंस को मिटाने की कोशिश करे या हर उस पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे जो उसके रास्ते में है या जो उसकी अपील ग्रांट होने के बीच में है। मान लीजिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकता है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, हो सकता है वो एविडेंस मिटाने की कोशिश करे, हो सकता है वो जज को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। देयर कैन बी न्यूमरस ग्राउंड्स। तो ऐसे केस में केसी सरीन वर्सेस CBI चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि दो द पावर टू सस्पेंड एन ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ सेंटेंस is within section 389, but it is limited to very exceptional cases. It is further held that merely because a convicted person files an appeal to challenge his conviction, the court should not suspend the operation of conviction, and the court has the duty to look at all the aspects, including the ramifications of keeping such conviction in abeyance. Ramification क्या होंगे कि अगर पब्लिक ऑफिसर अपनी पोजीशन में है, वो हो सकता है सबको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे बाय मिसयूजिंग हिज ऑफिशियल पोजीशन। अब तो वो और पैनिक करेगा ना, क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका है, तो ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है वो अपील पे उसका कन्विक्शन अपहेल्ड हो। तो ऐसे केस में ही पैनिक एंड ही माइट रिजॉर्ट टू ऑल लीगल और इलीगल मीन्स टू इन्फ्लुएंस हिज केस इन वन वे और द अनदर, वट एवर वे ही वॉन्ट्स। तो इस केस में बेंच ने ये भी नोट किया कि मॉन्स्टर ऑफ करप्शन हैज़ रीच्ड फिनोमिनल डायमेंशंस। तो यहाँ पे जब करप्शन केस था इसमें प्राइमरली, तो यहाँ पे प्रेयर ऑफ अपेलेंट जो थी फॉर द ग्रांट ऑफ स्टे ऑफ कन्विक्शन, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया
कि when the conviction is on a corruption charge, it is important, when a conviction is on a corruption charge against a public servant, appellate court should not suspend the order of conviction during the pendency of appeal, even if the sentence of imprisonment is suspended. Bench further observed that it would be a sublime public policy that the convicted public servant is kept under disability of the conviction in spite of keeping the sentence of imprisonment in abeyance till the disposal of appeal or revision, as the case may be. These observations would equally apply when a prayer for stay of order of conviction is made so as to remove the disability to contest an election, except as already noted in a very exceptional and rare cases. तो कोर्ट ने बेसिकली ये बोला है कि जब करप्शन का चार्ज लगा है पब्लिक सर्वेंट में और वो कन्विक्ट है, तो जनरली कन्विक्शन के जितने भी सिविल कॉन्सिक्वेंसेस उसके सर पे लगते हैं, जो सर्विस लॉ में लगता है और सिविल लॉ में लगता है इन जनरल, वो सारे उस पर फॉल आउट होने देना चाहिए. कोर्ट्स को सेंटेंस ऑफ वो क्या कहते हैं, सेंटेंस को तो वो सस्पेंड कर दे अगर वो चाहे तो, लेकिन कन्विक्शन को जनरली स्टे नहीं करना चाहिए जब तक कोई स्पेशल केस मेक आउट नहीं होता है. और ये जितने भी ग्राउंड्स हैं ये आपके एमएलएज और एमपीज पे भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, तभी एमएलएज और एमपी को थोड़ा लीवे दिया जाता है कि सिंस दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, और डेमोक्रेटिक पॉलिटी में ये बहुत ज़रूरी है कि एमपीज और एमएलएज हाउसेज में रहें, नॉट अज्यूमिंग कि वो करप्शन करें, पर ये कि वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करें, उनके कॉजेज लाएं. तो इट हैज़ अ बिट ऑफ अ हायर पेडेस्टल एज कम्पेयर टू एनी अदर पब्लिक सर्वेंट. उनका पेडेस्टल थोड़ा हाई, लेकिन उनका जो कंडक्ट और सर्कमस्टेंसेस, स्टर्लिंग कैरेक्टर और स्पेशल केस और एक्सेप्शनैलिटी ऑफ देयर केस, ये सारा कंसिडर किया जाएगा. जनरली कोर्ट उनको भी नहीं ग्रांट करेगा, even though there are instances where the court has granted. So, moving further, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अतर सिंह में हाई कोर्ट ने मैकेनिकली विदाउट अप्लाइंग एनी माइंड उन्होंने स्टे ऑफ कन्विक्शन का ऑर्डर दे दिया था. सुप्रीम कोर्ट फ्राउंड अपॉन सच कंडक्ट एंड एक्चुअली सेट इट असाइड. ऑल दीज डिसीजंस डू रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ स्टे ऑफ कन्विक्शन, but have cautioned and clarified that such power should be exercised only in exceptional circumstances where the failure to stay the conviction would lead to injustice and irreversible consequences. So, what is the next situation that we come to? अब इस केस में पुलिस ऑफिसर्स वर convicted under 392, 218 and 466 of the Indian Penal Code. तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस ए जगन्नाथन का केस है. इसमें क्या हुआ था कि पुलिस ऑफिसर इन्हीं सेक्शंस में कन्विक्ट हुए जो मैंने आपको बताया. इसमें भी कोर्ट ने यही बोला कि द प्रिंसिपल लेड डाउन दैट द कन्विक्शन एंड सेंटेंस कैन बोथ बी सस्पेंडेड ओनली इफ द नॉन ग्रांट ऑफ सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन वुड रिजल्ट इन डैमेज विच कुड नॉट बी अनडन इफ अल्टीमेटली द अपील और रिवीजन वाज अलाउड. एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में एक और बात जोड़ दी कि ये भी दिखाना होगा कि अगर हमने सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन नहीं किया तो ऐसा डैमेज होगा कि इवन दो यू हैव ग्रांटेड अस अपील और रिवीजन एज द केस में भी, उसके बाद भी जो वो डैमेज है इट कैन नॉट बी रिपेड. हम जॉब से ही निकाल दिए गए, अब हम क्या करेंगे? अब हम नई प्रोसीडिंग करें रिट पिटीशन में रीइंस्टेटमेंट की. तो इतना लंबा चौड़ा सिचुएशन देखने की बजाय या ग्रेट्युटी ले ली गवर्नमेंट ने या पेंशनरी बेनिफिट्स हटा दिए, अब अपील 10 साल चली, अब 10 साल जो वो प्रॉब्लम में रहा उसका क्या करेगा? दीज सिचुएशंस है कि अगर वो कन्विक्शन में रहा तो उससे हो सकता है कि इररिपेरेबल इनजस्टिस हो जाए. लेकिन ये सारी सिचुएशन किसको दिखानी है? ये सारी सिचुएशन उस कन्विक्ट को दिखानी है विच इज़ अप्लाइंग फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ऑन द 389. ऑन द फैक्ट्स इट वॉज फाउंड, इस केस के फैक्ट्स में ये देखा गया था कि इवन इफ स्टे ऑफ कन्विक्शन वॉज नॉट ग्रांटेड, कोई भी प्रेजुडिस नहीं होगी कन्विक्टेड पर्सन को. हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट दैट व्हेन रिविजन्स अगेंस्ट द कन्विक्शन एंड सेंटेंसेस वर अल्टीमेटली अलाउड, द डैमेज इफ एनी
cost to respondents therein with regard to payments or stipends could well be revived and made good to them. तो उन्होंने सिर्फ ये बात बोली थी कि हमारा मॉनेटरी बेनिफिट्स चला जाएगा, स्टिपेंड्स नहीं मिलेंगे, सैलरी नहीं मिलेगी, एक्सेट्रा। तो कोर्ट ने बोला कि अगर हमने आपके फेवर में अपील दे दी तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम आपको वो भी दिलवा देंगे, स्टिपेंड्स और जितना भी पेमेंट है, तो आपको कोई प्रेजुडिस नहीं होगी। दूसरा कोर्ट ने पाया कि ये बहुत ही ट्राइफलिंग ग्राउंड है, ये बहुत ही स्लाइट डिसएडवांटेज है जो कन्विक्टेड पर्सन के पास है, क्योंकि उसके पास सिर्फ यही ग्राउंड था और कोई उसके पास स्पेशल केस मेक आउट नहीं कर रहा था और बाकी चीज़ें मेक आउट नहीं कर रहा था, सिर्फ यही बोल रहा था कि मॉनेटरी बर्डन आ जाएगा मेरे ऊपर। कोर्ट ने बाय इटसेल्फ उस ग्राउंड को सफिशिएंट नहीं माना। कोर्ट ने आगे ये भी नोट किया कि जो मॉरल कंडक्ट है पुलिस ऑफिसर का वो ठीक नहीं है। देखिए मॉरल कंडक्ट यहाँ पे रेलेवेंट हो जाता है। उसने कहा कि रॉबरी के लिए कन्विक्शन हुआ है आपका किसी छोटे मोटे ऑफेंस के लिए कन्विक्शन नहीं हुआ है। सेक्शन 392, 218 एंड 466 आईपीसी में आप कन्विक्ट हुए हैं और आप पब्लिक सर्वेंट्स और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी आप कन्विक्ट हुए हैं। तो इन सर्कमस्टेंसेज में आपका मॉरल कंडक्ट और आपकी जितनी भी हरकतें हैं उनको देख के आई डोंट थिंक सो दैट द जज ने बोला कि वी डोंट थिंक सो दैट इज अ सफिशिएंट ग्राउंड टू ग्रांट यू बेल merely because you will have monetary considerations and you will not be paid by the government or might be removed from job। तो ये सब चीज़ें करने से पहले तो आपको क्राइम करने से पहले सोच लेना चाहिए था ना। देखिए क्रिमिनल लॉ में एक बात बता दूं, अगर क्रिमिनल लॉ ढंग से मोशन में चल गया तो एक से एक मिनिस्टर या पब्लिक सर्वेंट नहीं बच सकता। मेरे पास लिस्ट ऑफ केसेस है, वो तो खैर आपके पर्पस के लिए इररिलेवेंट है तो आई वोंट गिव इट टू यू, बट आई कैन नरेट टू यू कि जिसमें इवन दो चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी इज बाय द वे हाईएस्ट रैंक ऑफ एन आईएएस इन अ स्टेट, आईपीएस ऑफिसर, एक से एक लोग कन्विक्ट हुए हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि नहीं कन्विक्ट होते, बहुत कन्विक्ट होते हैं। बिकॉज आई फॉलो देम रेगुलरली सो आई नो कि दे आर ऑफन कन्विक्टेड इन दीज केसेस। कई बार निकल जाते हैं क्योंकि उनके खिलाफ केस नहीं प्रूव हो जाता। लेकिन when I'll ever narrate to you, अगर आप बोलेंगे हमसे कि आपके लिए नरेट करवा दो तो मैं कर भी दूंगा आपको किसी सेशन में, लेकिन वो लाइव सेशन होगा, उसमें बता दूंगा कि किन किन केसेस में ऐसा हुआ। तो ऐसे केस में ये भी ध्यान रखिएगा, merely because you are a public servant you are not immune from the process of law, you can easily be convicted in many cases में। तो कभी भी मत सोचिएगा any person is beyond the approach of law। Next important case is श्याम नारायण पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगेन कोर्ट ने यही बोला, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस दिखाने होंगे, स्पेशल केस बताना होगा जिसके बेसिस पे आपको स्टे ऑफ कन्विक्शन का ऑर्डर मिल सकता है। स्टे ऑफ सेंटेंस का ऑर्डर तो आपको जनरल कंसिडरेशन में मिल सकता है, स्पेशल केस में आउट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टे ऑफ कन्विक्शन का ऑर्डर यू हैव टू शो वेरी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इस केस में, ठीक है। सो रिगार्डिंग इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी देखी थी, जो स्पेशल प्रोविजोज जो ऐड किए गए थे बाय द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 2005 इन सीआरपीसी, उसको भी ध्यान में रखा था। उसमें ये देखा गया था, इफ द अपीलेट कोर्ट इज इंक्लाइंड टू कंसिडर द रिलीज ऑफ कन्विक्ट फॉर सच ऑफेंसेस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। ये मैंडेटरी है। प्रोवाइजो जो लिखा है ना कि मिनिमम अगर 10 साल convicted of an offence punishable with the death of imprisonment for life or imprisonment for a term of not less than 10 years, तो उस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हियरिंग मैंडेटरी है। कोर्ट ने भी इसको बोला है दिस इज अ मैंडेटरी प्रोविजन एंड हैज टू बी फॉलोड। इफ द appellate court is inclined to consider the release of the convict of such offences, the public prosecutor has to be given an opportunity for showing cause in writing against such release. This is also an indication as to seriousness of the offences and circumspection which the court should have while passing the order on the stay of conviction. Similar is the case for the offences involving moral turpitude. अब कोर्ट कह रहा है ये सेम चीज़ आपको कब करनी चाहिए, जब आप स्टे ऑफ कन्विक्शन करें और मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस में कन्विक्शन हुआ है, इन दोज केसेस ऑल्सो
आपको जनरली स्टे ऑफ कन्विक्शन का ऑर्डर नहीं देना चाहिए। मॉरल टर्पिट्यूड के क्या क्या ऑफेंसेस होते हैं? करप्शन इज अ मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस। आपका आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन इज एन ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड। तो मॉरल टर्पिट्यूड के वो ऑफेंसेस जो आप दिखाता है कि आपके अंदर नैतिकता नहीं है, अच्छाई नहीं है। बेसिकली कोई भी ऐसा ऑफेंस जो हो सकता है जिसका सेंटेंस बहुत छोटा हो। देखिए मर्डर तो है ही ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, तो उसको बोलना तो इज लाइक स्टेटिंग द ऑब्वियस, और रेप के लिए भी सेम चीज़ है। लेकिन मॉरल टर्पिट्यूड और सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस अलग अलग चीज़ें होती हैं। हो सकता है इकोनॉमिक ऑफेंस पर से मॉरल टर्पिट्यूड में ना आए। चेक बाउंस का केस इवन दो इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, इट डजंट कम इनसाइड मॉरल टर्पिट्यूड। चेक बाउंस के केसेस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपको सज़ा हो सकती है, तो पर से, लेकिन वो मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस में नहीं आ जाता। इकोनॉमिक ऑफेंसेस ग्रेव ऑफेंसेस में आते हैं, तो उन केसेस में जैसे मान लीजिए अगर आप PMLA में कन्विक्ट हुए हैं या टाडा एक्ट में कन्विक्ट हुए हैं, तो जनरली वो भी मॉरल टर्पिट्यूड की कैटेगरी में होते हैं, क्योंकि आप अगर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं तो मॉरलिटी तो है नहीं आप में। पर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, सिविरिटी ऑफ द सेंटेंस से मॉरल टर्पिट्यूड का कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है सेंटेंस किसी ऑफेंस का बहुत बहुत भयानक हो, 10 साल की सजा हो, 3 साल की सजा हो, बट इट इज़ ओनली अ क्रिमिनल प्रोसेस टू इन्फोर्स अ सिविल लायबिलिटी। ये हो सकता है जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होता है अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। चेक बाउंस के केसेस में लड़की को छेड़ना, दैट इज आउटरेजिंग द offense, or that is outraging the modesty of a woman. To actually impute such words or gestures which outrage her modesty, 509 की बात कर रहा हूँ, ये भी ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड है। ध्यान रखिएगा, ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, हालांकि सज़ा इसमें कम है एज कम्पेयर टू अदर ऑफेंसेस। 3 साल की सज़ा है मैक्सिमम, और पर 354 में मैक्सिमम 5 साल की है, पर 509 में 3 साल की है। लेकिन मेरली बिकॉज यू आर कन्विक्टेड फॉर सच अ कंडक्ट, इट शोज दैट द ऑफेंस इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड, और ऐसे केसेस में जनरली स्टे ऑफ कन्विक्शन ग्रांट नहीं करना चाहिए। इफ द कॉन्विक्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम्स विच आर सो आउटरेजियस एंड येट बियॉन्ड suspension of sentence, if the conviction is also stayed, it would have a serious impact on the public perception, on the integrity of the judicial institution. What do I mean by that? मैं ये कह रहा हूँ कि कोर्ट को ये भी कंसिडर करना होगा कि मान लीजिए कि देयर इज़ अ वेरी पावरफुल पार्टी, बहुत सीवियर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुए हैं वो, बट द कोर्ट हैज़ डिसाइडेड टू स्टे हिज कन्विक्शन। तो अगर वो स्टे करेगा कन्विक्शन, तो लेट अस सपोज इफ इन द केस ऑफ एन MLA और MP और अ पब्लिक सर्वेंट, ही इज अलाउड टू हैव हिज ऑफिशियल पोजीशन। तो ऐसे केस में जुडिशियल इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी तो पब्लिक की नज़र में गिर जाएगी ना। उसने कह देगा ऐसे इंस्टीट्यूशन का क्या फ़ायदा कि एक तो कन्विक्शन रिकॉर्ड किया, फिर कन्विक्शन स्टे कर दिया। इसी की वजह से सोसाइटी में और भी डिल्यूजन्स पैदा हो सकते हैं, भ्रम पैदा हो सकता है कि एवरी इंस्टीट्यूशन इज सोल्ड, जुडिशरी हैज़ बीन ब्राइब्ड और बॉट बाय दी सच कन्विक्टेड पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कोर्ट को ये भी ध्यान में रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने ऐसा ऑर्डर ग्रांट किया तो पब्लिक परसेप्शन और पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जुडिशरी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए या शेक हो जाए या उसकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो। ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करनी होगी इन स्टे ऑफ कन्विक्शन। दैट इज़ वाई the court has cautioned time and again that in stay of conviction, especially in the types of corruption cases and the offences which involves moral turpitude or which are very severe in nature, then special cases have to be made out or exceptional circumstances of irreparable injury has to be shown. Primarily ये जो लॉ है ये श्याम नारायण पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 2014 में वो कोर्ट ने ले डाउन किया था। उसको ले डाउन करते वक्त इसने रविकांत पाटिल वर्सेस सर्वभौम एस बगाली जजमेंट पे रिलाई किया था, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ऑलराइट, सो दीज वर द नुआंसेस दैट वाज ऑफ सेक्शन 389 ऑफ द CRPC। अब हम एक जल्दी से एक टॉपिक पे आ जाते हैं, रिवीजन ऑफ बेल। क्या बेल रिवाइज हो सकती है?
तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अमरनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में एक बात बोली थी कि देखिए अभी तो मैं रिवीजन के चैप्टर पे नहीं हूँ, लेकिन चूंकि बेल के चैप्टर पे हूँ तो उससे और रिवीजन का जो लिंक है उसको मैं जल्दी से डील कर देता हूँ आपके लिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, बेल को इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर माना जाता है। तो सेक्शन 397 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि पावर्स ऑफ रिवीजन कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन रिलेशन टू एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर इन एनी अपील, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। तो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर में आप रिवीजन पावर्स नहीं यूज कर सकते। तो नेक्स्ट सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि ये इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर जो सेक्शन 397 में है, ये वो ऑर्डर्स होते हैं जो प्योरली इंटरिम नेचर के होते हैं, टेम्परेरी नेचर के होते हैं। ये पार्टी के राइट्स नहीं डिसाइड करते, ना कि वो केस के इम्पोर्टेंट इश्यूज को छूते हैं। आप जैसे मान लीजिए आपने एडजर्नमेंट दे दिया, लेट सपोज यूर अ जज, आपने 10 दिन का एडजर्नमेंट दे दिया, तो क्या इस पे किसी पार्टी के राइट्स अफेक्ट हुए? द आंसर इज नो। मान लीजिए आपने किसी विटनेस को समन कर लिया सेक्शन 311 ऑफ द CRPC में, तो क्या किसी पार्टी के राइट्स अफेक्ट हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने बेल का ऑर्डर ग्रांट कर दिया, तो बेल का ऑर्डर का जो ग्रांट है, इट हैज़ नो रिलेशन विद द क्वेश्चन वेदर द अक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट। बेल ऑर्डर के ग्रांट के जो अपने कंसिडरेशन है वो एकदम अलग है। वो कंसिडरेशन और गाइडलाइंस हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और अगर अक्यूज्ड अपनी लिबर्टी को मिसयूज करता है तो ऐसे केस में बेल कैंसिल की जा सकती है। बट हाउ डज इट हैव एनी बेयरिंग ऑन द क्वेश्चन whether the case of prosecution is the true or not, है ना? whether the case of prosecution is true or not, ये उस क्वेश्चन से कैसे डील करता है? नहीं डील करता उससे। वो तो प्रोसिक्यूशन को अपना एविडेंस दिखाना पड़ेगा, फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस दिखाने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे ही तो आपको पता चलेगा कि अक्यूज्ड गिल्टी है या नहीं। तो इसीलिए जो अमरनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में ऑर्डर्स ऑफ बेल को ये बोला गया है कि दे आर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, ठीक है, अगेंस्ट विच नो रिविजन वुड लाई, ये एक्सप्रेसली बोल दिया है कोर्ट ने। बट ऑर्डर्स विच आर मैटर्स ऑफ द मोमेंट एंड विच अफेक्ट और एडजुडिकेट द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड और अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रायल। मान लीजिए जो अक्यूज्ड के राइट्स डिसाइड करने लगे, तो ऐसे केस में रिविजन हो सकता है, ठीक है। ये तो मेन रिविजन का चैप्टर है, लेकिन बेसिकली मैं आई विल टीच यू रिविजन एंड अपील ऑल्सो। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, बेल जो है, बेल का रिवीजन नहीं होता। बेल का कैंसिलेशन के लिए आप 437 में जा सकते हैं, 437(5) में जिस कोर्ट ने बेल ग्रांट की, आप 439 के सबसेक्शन 2 में जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं वो कह रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली थी कि कई जजमेंट्स में जो अपील की बात की गई है ना, अपील नहीं होती है बेल से। बेल्स के लिए आप मेरली हायर फोरम में मूव कर सकते हो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कैंसिलेशन अंडर 439(2). सो देयर इज नाइदर एन अपील और रिवीजन एज फार एज दैट इज कंसर्न, एंड दैट इज रेड विद। जब भी आप वहाँ पे जाते हैं, अगर आप हाई कोर्ट जा रहे हैं तो यू ऑलवेज पिटिशन में इनहेरेंट पावर का भी क्लॉज लगा देते हो, सच रिलीफ एज द कोर्ट में थिंग्स फिट। और जो भी पिटिशन रीड करते हो, यू रीड इट विद सेक्शन 482 ऑफ द CRPC। तो ये तो 1997 का केस था विच हैज स्टिल हेल्ड द लॉ इन द प्रेजेंट सिचुएशन। अब मैं आपको एक इसी बात पे एक लेटेस्ट केस बताता हूँ, दैट इज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वर्सेस NMT जॉय इमैक्युलेट। इसने अमरनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और मधु लिमाय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और BC शुक्ला वर्सेस स्टेट, इन सबको कंसिडर किया और बोला कि एन ऑर्डर कि वेदर एन ऑर्डर इज चैलेंज्ड इज एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। इस केस ने बेसिकली एक टेस्ट ले डाउन किया था। मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ, तो कैसे पता करेंगे कि ऑर्डर इंटरलोक्यूटरी है या फाइनल ऑर्डर है। तो इसमें बोला कोर्ट ने कि द सोल टेस्ट इज नॉट वेदर सच एन ऑर्डर वाज पास ड्यूरिंग इंटरिम स्टेज। ये टेस्ट नहीं कि इंटरिम स्टेज में उसने ऑर्डर पास किया है। टेस्ट इज वेदर बाय अपहोल्डिंग द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय पार्टी इट वुड रिजल्ट इन कल्मिनेटिंग द प्रोसीडिंग्स। कल्मिनेटिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स का मतलब कि क्या अगर उसने ऑर्डर अपहेल्ड कर दिया तो क्या जो प्रोसीडिंग्स हैं ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे केस में अगर प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाएंगी तो इसका मतलब
द ऑर्डर हैज डिसाइडेड ऑन अ वेरी क्रूशियल इशू और वो पार्टीज के राइट को अफेक्ट करता है, तो ऐसे केस में इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक टेस्ट है। सो इफ एनी ऑर्डर पास्ड ऑन सच ऑब्जेक्शंस would not merely be interlocutory order in nature as envisaged under section 397 subsection 2. It was further held that if the objection raised by accused were upheld, the entire prosecution proceedings, if at all they can be terminated, then the order cannot be termed to be an interlocutory order and it is consequently revisable. Basically इस केस में ये बोला था, फैक्ट्स ऑफ द केस को ध्यान में रखते हुए, कि अगर अक्यूज को ऑब्जेक्शन सही पा लिया गया तो प्रोसिक्यूशन का पूरा केस सेट असाइड हो जाएगा। प्रोसिक्यूशन जो स्टेट था वो ये ग्राउंड ले रहा था कि ये ऑर्डर इंटरलोक्यूटरी इसलिए क्योंकि इंटरिम स्टेज पे दिया गया है, मतलब ट्रायल की स्टेज के, इंक्वायरी की स्टेज के बीच में दिया गया है, तो हाउ कैन इट बी फाइनल ऑर्डर, हाउ कैन इट डिसाइड द राइट्स ऑफ द पार्टीज। तो कोर्ट ने बोला नहीं, ये टेस्ट नहीं है कि वो इंटरिम स्टेज पे दिया गया है या नहीं, टेस्ट ये है कि ऑर्डर को इंटरिम या इंटरलोक्यूटरी होने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि क्या उसने पार्टी के राइट्स डिसाइड किए या नहीं। अगर वो पार्टीज के राइट नहीं डिसाइड कर रहा तो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर नहीं है, लेकिन उसने अगर पार्टीज के राइट डिसाइड किए हैं भले ही एक भी इशू पे, तो इट इज़ नॉट एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, और ऐसे केस में अपील रिविजन वुड लाई अंडर 397 और 397 का सबसेक्शन 2 उसको बार नहीं करेगा। सो नॉर्मली ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट बेल इज एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, और अपील भी नहीं लाई करेगी, ना रिवीजन लाई करेगा। लेकिन एक केस में क्या हुआ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस सलीम भाई में, कि हाई कोर्ट ने इनहेरेंट पावर इन्वोक कर ली अंडर सेक्शन 482 ऑफ द CRPC और अपेलेंट्स को बेल ग्रांट कर दी। नाउ दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल सिचुएशन। तो देखिए, रिवीजन और इनहेरेंट पावर की एक बड़ी खास बात है कि जिस भी केस में आप इनहेरेंट पावर आप CPC में भी देखेंगे सेक्शन 151 में, और इनहेरेंट पावर CRPC में है सेक्शन 482 में। तो जो इनहेरेंट पावर है ना, ये हमेशा एक्स डेबिटो जस्टिसी एक्सरसाइज होती हैं, मतलब इन फर्दरेंस ऑफ जस्टिस, फॉर द कॉज ऑफ जस्टिस वो एक्सरसाइज होती हैं, फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग रियल एंड सब्सटेंशियल जस्टिस। यही कोर्ट्स की एग्जिस्टेंस का पर्पस है। कोर्ट्स जस्टिस करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। वो अगर मैकेनिकली लॉ अप्लाई करना तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रख दो, वो कई जगह से बेहतर लॉ अप्लाई कर देगी। लेकिन जस्टिस इज नॉट जस्ट एन मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इट इज एक्चुअली कंसिडरिंग द circumstances of the case on all possible spectrums that may arise, legal, sociological, हिस्टोरिकल, बहुत सारे रीज़न होते हैं। राम मंदिर का इशू होता तो हिस्टोरिकल और सोशोलॉजिकल और लीगल इश्यूज तीनों कंसिडर किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, तो जस्टिस होता है, इट इज़ मच मच वाइडर कंसेप्ट देन जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। तभी हम कहते हैं कोर्ट एडमिनिस्ट्रेट्स जस्टिस, नॉट जस्ट दैट द कोर्ट एडमिनिस्ट्रेट्स लॉ, इवन दो इट डज बोथ ऑफ द थिंग्स। सो द पावर हैज़ टू बी, जो 482 की पावर है, इनहेरेंट पावर, वो 3 ग्राउंड्स पे एक्सरसाइज होते हैं। टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, to secure the end of the justice, या to make any order under the court effective। पर इनहेरेंट पावर का एक रूल ये भी है कि जब लेजिस्लेचर ने एक स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिया है एंड द लेजिस्लेचर इंटेंड्स दैट इन दोज केसेस दैट प्रोविजन इज हैज टू बी हेल्ड एग्जॉस्टिव, वो पूरी तरीके से उसको वहाँ पे कोडिफाई करना चाहता है कि इसके बाहर से नहीं किया जा सकता, तो इनहेरेंट पावर उन सिचुएशन में नहीं एक्सरसाइज की जा सकती। क्यों? देखिए, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी ग्राउंड पे जाता है कि देखिए, जुडिशरी का काम ये नहीं है कि वो लेजिस्लेचर के रेल में घुस जाए। जब लेजिस्लेचर ने लेजिस्लेट किया है वो सिचुएशन ये ऐसे एक्सरसाइज होगी, और जब तक वो ऐसी सिचुएशन में नहीं फॉल करता जो लेजिस्लेटिव सिचुएशंस के बाहर है, तब तक इनहेरेंट पावर नहीं एक्सरसाइज करना चाहिए। तो वो वैसे ही चलना चाहिए जैसा कि लेजिस्लेचर ने इंटेंड किया है। So wisdom of the legislature in this situation will have the primacy। और अगर 397 के सबसेक्शन 2 में लेजिस्लेचर ने एक्सप्रेस बार दिया है कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर को आप ऐसे नहीं हटा सकते, उसके लिए आप रिवीजन नहीं कर सकते, तो इन दो सिचुएशंस हाई कोर्ट कैन नॉट just circumvent that provision and just exercise inherent power
टू हैव रिविजन इन द मैटर ऑफ इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। वो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का वैसे रिव्यू नहीं कर सकता या रिविजन नहीं कर सकता जिसको लेजिस्लेचर ने एक्सप्रेसली बार किया हुआ है। सो जनरल इनहेरेंट पावर यू कैन नॉट रिजॉर्ट टू रिव्यू ऑफ एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर बिकॉज द जनरल प्रिंसिपल्स फॉर द एक्सरसाइज ऑफ इनहेरेंट पावर, और उनमें से एक प्रिंसिपल ये है कि द इनहेरेंट पावर्स आर नॉट एक्सरसाइज्ड इन डेरोगेशन ऑफ द स्टैट्यूट। ये प्राइमरी प्रिंसिपल है। तो इनहेरेंट पावर से भी थोड़ा सा टच हो रहा था, तो उससे इसलिए मैंने डील किया। पर ध्यान रखिएगा, जब अप्रूवर को बेल देनी होगी तो इनहेरेंट पावर में फॉल करेगी। ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्योंकि इनहेरेंट पावर में अप्रूवर को बेल को देने का और कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि अप्रूवर अक्यूज नहीं होता वंस ही हैज बीन ग्रांटेड द पार्डन अंडर सेक्शन 306। तो सेक्शन 306 का सब सेक्शन 4 का क्लॉज बी जब आप देखेंगे यू विल कम टू द कंक्लूजन दैट उसको तो ज़बरदस्ती कन्फाइनमेंट में रखना पड़ेगा। और अगर इसको लिटरल इंटरप्रेट किया तो आर्टिकल 14 का, 19 का, 21 का हो सकता है वो वायलेशन कर जाए। दिल्ली हाईकोर्ट की तभी मैंने आपको गाइडलाइंस दी थी और रीजनिंग भी दी थी कि और ऐसे केस में तो उसको सेट असाइड करना होगा, स्ट्रक डाउन करना होगा। तो उसको स्ट्रक डाउन करने से बेहतर है, क्योंकि कोर्ट्स का पहला अटेम्प्ट कभी भी स्टैट्यूट को स्ट्राइक डाउन या स्टैट्यूट के किसी प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन करने से नहीं होता। वो बेसिकली ये चाहते हैं कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी वी मस्ट पुट एन एफर्ट टू अपहेल्ड द स्टैट्यूट, टू अपहेल्ड द प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट। तो उस केस में वो उन्होंने क्या किया कि अप्रूवर के केस में द बेल कैन बी ग्रांटेड इन इनहेरेंट पावर, पर अक्यूज्ड के केस में आप इनहेरेंट पावर का यूज़ नहीं कर सकते। द पर्सन whom द पार्डन हैज़ नॉट बीन ग्रांटेड, आप उसके लिए इनहेरेंट पावर का यूज़ करके बेल नहीं ग्रांट कर सकते। रिमेंबर दैट, ठीक है। तो इस केस में भी बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑर्डर ऑफ द ग्रांट ऑफ बेल इज एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर, और आप उसके लिए इनहेरेंट पावर नहीं एक्सरसाइज कर सकते। इनहेरेंट पावर की आपको डेफिनेशन फिर से मैं बता देता हूँ। सॉरी, इंटरलोकेटरी ऑर्डर की डेफिनेशन मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार क्या है। टर्म इंटरलोकेटरी ऑर्डर अंडर 397 सबसेक्शन 2 रिस्ट्रिक्टेड सेंस में क्या कहते हैं, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ किया गया है, बहुत ही ब्रॉड सेंस में नहीं यूज़ किया गया। इट मेयरली डिनोट्स ऑर्डर्स प्योरली ऑफ इंटरिम और टेम्परेरी नेचर विच डू नॉट डिसाइड द राइट्स ऑफ द पार्टीज और लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। ठीक है, any order which substantially affects the rights of the accused or rights of the parties or decides certain rights, they are not interlocutory order। अब मान लीजिए ऑर्डर ऑफ एडजर्नमेंट है, वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं होगा। तो सॉरी, ऑर्डर ऑफ एडजर्नमेंट विल बी एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर, लेकिन अब मान लीजिए कोर्ट ने सेंटेंस दे दिया कोई, ये आपका ये रिवाइज हो सकता है बिकॉज इट इज डिसाइडिंग द राइट्स ऑफ द अक्यूज। अब मान लीजिए अक्यूज को कितनी सज़ा होनी चाहिए थी, अब उस बेसिस पे वो अपील कर सकता है। पर मान लीजिए मैजिस्ट्रेट ने जो 3 साल तक की सज़ा दे सकता है इन अ गिवन केस, मान लीजिए सिंगल केस है, सिंगल ऑफेंस है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और जो केस में वो मैक्सिमम 3 साल दे सकता है, पर मैजिस्ट्रेट ने उसी केस पे उस सिंगल ऑफेंस पे 5 साल की सज़ा दी, तो ऑर्डर इज इलीगल क्योंकि ही इज़ नॉट एम्पावर्ड टू डू सो। तो 397 क्या कहता है कि करेक्टनेस ऑफ लीगैलिटी प्रोप्राइटी ऑफ एनी फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर, सबसेक्शन 1 कहता है। तो ऐसे केस में दैट कैन बी रिवाइज्ड, ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं कहलाएगा। पर ऑर्डर ऑफ एडजर्नमेंट इज एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग बेल इज एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ समनिंग विटनेस इज एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ समनिंग डॉक्यूमेंट्स इज एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर, ऑर्डर टू गेट certain documents or certain materials to be examined by the forensic or serological experts is an interlocutory order. Order of summoning reports from certain experts is also an interlocutory order. तो basically आपको समझना चाहिए कि difference बस इतना सा है कि parties के rights नहीं decide होना चाहिए। अब मान लीजिए कोर्ट गया कि मैं इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ किसी डॉक्यूमेंट का, that is also an interlocutory order। वो उसमें वो कुछ डिटेल नहीं जा रहा है, डिटेल में नहीं जा रहा है, ना वो पार्टी के राइट डिटरमाइन कर रहा है, वो उसने किसी इशू में ये डिटरमाइन नहीं किया है कि क्या करना चाहिए या पार्टी कौन सी पार्टी गिल्टी है या कौन सी पार्टी नहीं गिल्टी है। लेट अस सपोज कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, या रिवीजन हो सकता है, ऑफ कोर्स अपील भी हो सकती है, बट कभी कभी किन्हीं केसेस में होता है अपील लाई नहीं करती,
जब पेटी केसेस में आप जब जाओगे, इन पेटी केसेस नो अपील लाइज। तो जब पेटी केसेस में अपील नहीं लाए करती तो क्या लाए करेगा? इन पेटी केस रिवीजन विल लाए। रिवीजन का जो स्कोप होता है वो अपील से नैरोअर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिवीजन का सिर्फ इतना काम होता है ये देखना कि ऑर्डर जो पास किया गया है वो करेक्ट है, लीगल है, और जो फाइंडिंग सेंटेंस ऑफ ऑर्डर वो जो भी है इट इज़ इन अकॉर्डेंस एंड कॉन्सिक्वेंस विद लॉ। उसमें हम क्या कहते हैं, अनलाइक एन अपील, अपील काफ़ी वाइडर ग्राउंड्स पे ली जा सकती है। उसमें कई बार तो सर्टेन मैटर्स पे हियरिंग भी रिकन्स्ट्रक्ट हो सकती है, केस भी रिमांड हो सकता है। नए एविडेंस का अगर सुपीरियर कोर्ट इज सो इंक्लाइंड, सो न्यू एविडेंस में बी कलेक्टेड और ऑर्डर टू बी मेड, वो भी हो सकता है। बट अब रिविजन में ऐसा नहीं होता, रिविजन में ये नहीं होता। रिविजन का बड़ा ही नैरो स्कोप होता है to satisfy itself as to correctness, legality और propriety of the order that has been passed by the lower court। तो अपील और रिविजन में आएंगे तो उसको डिटेल में डील करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक कि बेल का इशू में, बेल से रिलेटेड रिविजन में क्या होता है वो आपको ढंग से डील हो जाना चाहिए। सो ये मेन मैटर था। अब व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? नेक्स्ट पॉइंट वी मूव बैक टू द पोजीशन ऑफ सेक्शन 440। अब हम सेक्शन 440 पढ़ेंगे। अब 440 क्या कहता है सेक्शन? इट सेज दैट द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड शैल नॉट बी एक्सेसिव। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप बॉन्ड के लिए एग्जीक्यूशन की बात करेंगे, चाहे वो बेल बॉन्ड हो चाहे पर्सनल बॉन्ड हो, तो कभी भी एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। It should be reasonable with due regard to the facts and circumstances of the case। मान लीजिए मैजिस्ट्रेट ने या पुलिस ऑफिसर ने जो बेल का अमाउंट फिक्स किया है या श्योरिटी जो रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा फिक्स करवाएं, तो ऐसे केस में जो मैजिस्ट्रेट, जो कोर्ट ऑफ सेशन है या हाई कोर्ट है, वो उसको रिड्यूस करवा सकता है अमाउंट को। अब सेक्शन 441 क्या कहता है कि द बॉन्ड ऑफ अक्यूज्ड एंड श्योरिटीज बिफोर एनी पर्सन is released on bail or released on his own bond, a bond for such sum of money as the police officer or the court, as the case may be, thinks sufficient shall be executed by such person when he is released on bail by one or more sufficient sureties, conditioned that the person shall attend at the time and place mentioned in the bond and shall continue to so attend until the otherwise directed by the police officer or the court as the case may be. Where any condition is imposed for the release of any person on bail, the bond shall also contain that condition. If the case requires that the bond shall also bind the person released on bail to appear when called upon at the high court or the court of session or any court to answer the charge। तो अगर मान लीजिए किसी सुपीरियर कोर्ट ने चार्ज आंसर करने के लिए बुलाया, तो बॉन्ड में या बेल में आप वो भी कंडीशन डाल सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द श्योरिटीज आर फिट और सफिशिएंट, कोर्ट में एक्सेप्ट दी एफिडेविट्स। जनरली प्रैक्टिस में क्या देखेंगे कि कोर्ट श्योरिटी से एफिडेविट लेता ही लेता है इन प्रूफ ऑफ फैक्ट्स कंटेन्ड देयरइन टू द सफिशिएंसी और फिटनेस ऑफ द श्योरिटीज। जनरली कोर्ट ने बोला है कि सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट्स नहीं डिमांड करने चाहिए आपको श्योरिटीज से, ठीक है। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट ये बताना कि आपके पास पैसा है, आप बेल का अमाउंट पे कर पाओगे, या वो जो भी अमाउंट आप जिसके लिए आप श्योरिटी बने हो, विल यू बी इन अ पोजिशन टू पे दैट और नॉट। तो उसके लिए सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट लिया जाता है। तो उसके लिए इंसिस्ट करने के लिए कोर्ट ने मना किया है, क्योंकि बेल के प्रोविजन एट द स्टार्ट शुड बी लिबरली कंस्ट्रूड। So, moving further, or it considers necessary, may either hold an inquiry or cause an inquiry to be made by the magistrate subordinate to the court as to sufficiency or fitness। अब वो sufficiency और उसकी श्योरिटी की फिटनेस के लिए इंक्वायरी के लिए भी ऑर्डर कर सकता है, अगर वो चाहे तो, सुपीरियर कोर्ट चाहे तो, या अपने किसी मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट से भी करवा सकता है। डिक्लेरेशन बाय श्योरिटी, every person standing surety to an accused person for his release on bail shall make a declaration before court as to number of persons to whom he has stood surety, including the accused, giving therein
all the relevant particulars. ये प्रोविजन पता है क्यों आया है? दिस प्रोविजन हैज़ बीन ब्रॉट क्योंकि इंडियन कोर्ट्स में एक बहुत बड़ी दिक्कत है प्रोफेशनल श्योरिटीज़ की. प्रोफेशनल श्योरिटीज़ वो श्योरिटी होते हैं जो आप एक गिवन मनी से उनको ख़रीदते हैं. ये कोर्ट रूम, ये आपको किसी भी कोर्ट में मिल जाएंगे. ये बेसिकली एक अमाउंट के लिए आपके श्योरिटी बनने को तैयार होते हैं. तो ये प्रोफेशनल श्योरिटी है, इन्होंने अपना वर्क ही बना लिया है प्रोफेशनल श्योरिटी होना. तो प्रोफेशनल श्योरिटी की वाइस को कंट्रोल करने के लिए लेजिस्लेचर प्रोविजन लाए 441A कि श्योरिटी डिक्लेरेशन करेगा, ये देखने के लिए कितने लोगों के लिए श्योरिटी बनाए. और अगर कोर्ट ने पाया कि ये प्रोफेशनल श्योरिटी है, ही हैज़ बिकम श्योरिटी फॉर नंबर ऑफ पर्सन्स, तो ऐसे श्योरिटी को नहीं एक्सेप्ट करेगा. ठीक है. 442 में डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी. एज सून एज द बॉन्ड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, द पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस it has been executed, he shall be released. And when he is in jail, court admitting him to bail shall issue an order of release to the officer in charge of jail, and such officer on receipt of order shall release him. Nothing in this section 436 or 437 shall be deemed to require release of a person liable to be detained for some matter other than that in respect of which the bond was executed. मान लीजिए बेसिकली सेविंग क्लॉज यही कह रहा है कि मान लीजिए आप एक मैटर में हो सकता है आपको बेल मिल गई पर दूसरे मैटर में नहीं मिली है, तो आपको आज़ाद तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आपको उन सारे मैटर्स पे भी आज़ाद बेल नहीं मिल जाती जिनका आप पे एक्यूजेशन है. तो एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मेरली बिकॉज बेल ऑर्डर हैज़ बीन ग्रांटेड आपका ऑटोमेटिक रिलीज़ नहीं होगा, आपको बॉन्ड साथ में एग्जीक्यूट करना होगा. जब आपने जैसे ही बॉन्ड को एग्जीक्यूट किया तब आप रिलीज़ हो जाएंगे. ठीक है. और जब आपको आपकी सफिशिएंट श्योरिटीज़ हैं वो सब आपके चले गए तो कोर्ट ने आपकी श्योरिटीज़ और बाकी बेल का ऑर्डर ग्रांट होने में इन द सिचुएशन वेयर लेट सपोज कोर्ट ने आपको बेल पे एडमिट कर लिया है, तो वो बेसिकली आपको इतना टाइम प्रोवाइड कराएगा कि आप बॉन्ड एग्जीक्यूट कर पाओ, बॉन्ड पे सिग्नेचर कर पाओ, एंड व्हेन यू आर इन द पोजीशन तब आपकी रिलीज वैलिड मानी जाएगी इन दैट सिचुएशन. ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर बॉन्ड्स एग्जीक्यूट हमेशा होते हैं, चाहे वो बेल बॉन्ड्स हों चाहे वो पर्सनल बॉन्ड्स हों. ठीक है. आइदर विद और विदाउट श्योरिटीज. बेल बॉन्ड्स आर जनरली विद श्योरिटीज, पर पर्सनल बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज भी हो सकता है. सो डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी ये हो गया. और सेक्शन 443 में क्या है? पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन द फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट. अगर बाय मिस्टेक, फ्रॉड और अदरवाइज, तीन ग्राउंड्स हैं. मिस्टेक है, फ्रॉड है या अदरवाइज. तो अदरवाइज इज अ वेरी वाइड ग्राउंड, बट in my opinion it should be considered a justum generis. It means as far as possible it should relate to the grounds of mistake or fraud. कोई irrelevant consideration उसमें नहीं होना चाहिए. If insufficient sureties have been accepted or afterwards they become insufficient, the court may issue a warrant of arrest directing that the person released on bail be brought before it and may order him to find sufficient sureties, and on his failing so to do may commit him to jail. अगर उसने पाया कि जो श्योरिटीज़ हैं वो इनसफिशिएंट है, हो सकता है कि गिवन केस में उसको प्रॉपरली एक से ज़्यादा श्योरिटी लेने चाहिए थे पर उसने एक लिया ड्यू टू मिस्टेक, या कोर्ट के ऊपर कोई फ्रॉड प्ले किया पार्टी ने, अक्यूज पर्सन ने. तो ऐसे केस में कोर्ट क्या कर सकता है? बेसिकली इशू एन वारंट टू अरेस्ट और उसे बोलेगा श्योरिटी सफिशिएंट लाओ. अगर आप नहीं ला पाए या फिर जो श्योरिटी शुरुआत में सफिशिएंट थे बट आफ्टरवर्ड्स बिकॉज ऑफ द न्यू सर्कमस्टेंसेज दैट हैज़ अरिजन उसकी वजह से इनसफिशिएंट हो गए, मान लीजिए नया ऑफेंस जुड़ गया है केस में, तो ऐसे केस में हो सकता है श्योरिटीज़ इनसफिशिएंट पड़े हैं. तो ऐसे केस में कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकता है और बोलेगा नए श्योरिटीज़ लाओ, अगर तुम नहीं ला पाए आई विल कमिट यू टू जेल. अब डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज़ का जो प्रोविजन है ये भी इंपॉर्टेंट है. ऑल और एनी श्योरिटीज़ फॉर अटेंडेंस एंड अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज पर्सन. श्योरिटी किस लिए होते हैं? एक तो वो अमाउंट स्वेयर इन करते हैं, दे स्वेयर एन अमाउंट कि जो इतना पैसा है और अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज है उसको लेकर वी आर स्वेयरिंग इट बिफोर कोर्ट कि हम अक्यूज को भी प्रेजेंट करवाएंगे इन केस वी कैन नॉट, जो अमाउंट हमने कोर्ट से स्वर्न इन किया है वो फॉरफिट हो जाएगा. ठीक है.
So on bail, all sureties for attendance and appearance of the accused person released on bail may at any time apply to magistrate to discharge the bond either wholly or insofar it relates to applicants. तो चाहे एक श्योरिटी सारे श्योरिटीज के लिए डिस्चार्ज के लिए अप्लाई कर सकता है या सारे श्योरिटीज एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देख लिए मेरली बिकॉज दे हैव अप्लाइड फॉर डिस्चार्ज ऑफ बॉन्ड, इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट सीधे उनको रिलीज कर देगा। मान लीजिए कि आपने शुरुआत में तो अक्यूज्ड को बेल पे रिहा करवा लिया, आप श्योरिटी बने, सो यू बिकम अ बिट मोर स्मार्टर देन द कोर्ट, और आप ये कोशिश करते हैं कि एक बार उसको रिलीज करवा लिया, अब हम डिस्चार्ज ऑफ बॉन्ड के लिए अप्लाई करेंगे और अक्यूज्ड अब अपना भाग जाए एंड देन विल बेयर नो लाइबिलिटी, क्योंकि हमने तो डिस्चार्ज के लिए अप्लाई ही कर लिया है। तो कोर्ट आपको ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज नहीं करेगा, वो आपको कब डिस्चार्ज करेगा मैं बताता हूँ। जब एप्लीकेशन आपने दी तो मैजिस्ट्रेट वारंट इशू करेगा दैट द पर्सन जिसको बेल पे रिलीज किया गया है, मतलब अक्यूज्ड पर्सन, उसको वारंट इशू करेगा कि मेरे सामने आओ। और जब वो अपीयर हो जाता है या वो वॉलंटरी सरेंडर करता है मैजिस्ट्रेट के सामने, तब वो डायरेक्ट करेगा कि बॉन्ड, तब वो डिस्चार्ज हो, चाहे बुरी तरीके से डिस्चार्ज हो या सो फार इट रिलेट्स टू एप्लीकेंट। और फिर वो उस पर्सन से करेगा कि या तो तुम सफिशिएंट श्योरिटी ढूंढ के लाओ या तो तुम फिर जेल जाओ। तो ये सिचुएशन ध्यान में रखिएगा, मेनली बिकॉज यू हैव अप्लाइड फॉर डिस्चार्ज ऑफ बॉन्ड, इफ यू आर अ श्योरिटी, देन इन दैट सिचुएशन यू कैन नॉट बी लेट ऑफ easily. In that situation, the first thing that the magistrate will do is that he'll summon the accused person before him, and only on his appearance and voluntary surrender will he discharge you, otherwise he won't discharge you. ठीक है, ध्यान रखिएगा। वरना ऐसे तो अगर मान लीजिए ये प्रोविजन ना हो, हट जाए, तो थरली मिसयूज हो सकता है इन सारे प्रोविजंस का। तो अक्यूज्ड को बेल पे पहले आज़ाद करवाया, फिर अक्यूज्ड को एब्सकॉन्ड करवाया, फिर डिस्चार्ज के लिए अप्लाई करवा दिया, और फिर तो कोर्ट बोले, फिर तो श्योरिटी ये भी प्ली लेगा कि मैंने तो डिस्चार्ज के लिए पहले अप्लाई किया था तो मुझे डिस्चार्ज करवा देना चाहिए। दैट इज़ वाई लेजिस्लेचर ने सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 रखा है, इसी वाइस को कंट्रोल करने के लिए कि ऑटोमेटिकली आपको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा जब तक अक्यूज नहीं आ जाता, और अगर अक्यूज नहीं आया तो आपका बॉन्ड फॉरफीट हो जाए, मतलब जो भी आपने जो बॉन्ड दिया है ना, दैट विल बी फॉरफीटेड टू द कोर्ट। अब डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस, ये मैंने आपको शुरुआत में भी बताया होगा, इस सेक्शन को बहुत लिबरली कंस्ट्रू करना चाहिए उन केसेस में जहाँ पे अक्यूज्ड उस कोर्ट के सामने लाया गया है या उस डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट हुआ है जहाँ पे उसका कोई रिलेटिव नहीं है, ना वो किसी को जानता है, he has no acquaintance there. So in that situation, legislature has said deposit instead of recognizance. Where any person is required by the court or officer to execute a bond with or without sureties, such person or officer may, except in the case for bond of good behavior. So the bond of good behavior or bond for keeping peace, ये आपका सेक्शन 106 ऑफ द CRPC से लेके सेक्शन 123 तक है, इसके प्रोविजंस, बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस एंड बॉन्ड फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर। तो बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर को छोड़ के कि आप अपना आचरण अच्छा रखोगे, परमिट हिम टू डिपॉजिट अ सम ऑफ मनी और गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स टू सच अमाउंट एज द कोर्ट और ऑफिसर में फिक्स इन ल्यू ऑफ एग्जीक्यूटिंग सच बॉन्ड। तो उस श्योरिटी या बॉन्ड को रिक्वायर करने से बेहतर है कि उस सिचुएशन में कोर्ट के पास एक ऐसा भी डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जहाँ पे मान लीजिए अक्यूज का कोई एक्वेंटेंस ही नहीं है जहाँ पे वो प्रेजेंट किया गया है, तो ऐसे केस में किसको ढूंढ के लाएगा। प्रोफेशनल श्योरिटीज़ आप जानते हैं सफिशिएंट माने नहीं जाते, क्योंकि वो हो सकता है अक्यूज की प्रेजेंस ना इंश्योर करवा पाएँ, पर ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो कोर्ट्स में अक्सर अराइज होती है। तो ऐसे केस में कोर्ट्स को 445 को लिबरली कंस्ट्रू करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को कैश या गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स कोर्ट के सामने कोर्ट डिपॉजिट कर देना चाहिए, तो उसको वो अमाउंट ही यूज़ कर लेना चाहिए। लेकिन ये जो प्रोविज़न है ना, अब मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, वो पैसा नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो क्या करेगा, उसके पास तो जेल जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। ना तो वो श्योरिटी का बॉन्ड वो कर पाएगा, ना वो डिपॉजिट कर पाएगा मनी गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स। तभी जस्टिस कृष्णा अय्यर ने जो बेल के प्रोविज़न है ना इंडिया में,
उसको बहुत क्रिटिसाइज किया था कि ये काफ़ी मनी सेंट्रिक है, दैट इज़ नॉट अक्यूज सेंट्रिक, सो दैट इज़ नॉट क्या कहते हैं, ये पुअर और रिच के बीच में डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करता है। दे एक्चुअली इट इज़ इन अ सर्टेन सेंस जो लेजिस्लेचर ने जो पैसे कोई खो देना जो सफिशिएंट थ्रेट माना है वो सफिशिएंट नहीं है, और ये अक्यूज्ड के ये पुअर अक्यूज्ड के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी माना जाता है। इसीलिए फिर रिमेंबर मोतीराम और स्टेट ऑफ एमपी तो कितना क्रिटिसाइज़ किया गया था, और उसमें कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट भी रखा गया था जो मैनहट्टन बेल प्रोजेक्ट था। इसीलिए मैंने आपको सेशन की शुरुआत में हिस्ट्री और सोशियोलॉजिकल रेलेवेंस भी बताया था। तो मैनहट्टन स्कूल प्रोजेक्ट ना, आप अगर कभी भी 445 पे लिखें या बेल प्रोविजन इन जनरल पे लिखें, और अगर आपको ऐसे लिखना हो तो ऑलवेज इंक्लूड द कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट इन मैनहट्टन बेल प्रोजेक्ट, क्योंकि उसने शो दिखाया कि कम्युनिटी रूट्स ही सफिशिएंट होती हैं अक्यूज्ड के लिए प्रेजेंट होने के लिए कोर्ट में। पैसा अलोन डजेंट मैटर फॉर द अक्यूज। ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए आपने 1 करोड़ की श्योरिटी ले ली, अक्यूज्ड का एम्पायर है 1000 करोड़ का, और एक करोड़ की उसने डिपॉजिट किया और भाग गया, फिर तब आप क्या करेंगे? मनी इटसेल्फ इज़ नॉट अ कंसिडरेशन। तो कई लोग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कई हमारे कोर्ट्स में क्यों हैं, तिहाड़ में क्यों है, या बाकी यूपी की कोर्ट्स में क्यों है, बिहार की कोर्ट्स में क्यों है, सिक्किम में इतने ज़्यादा क्यों है? ओनली बिकॉज दे आर पुअर इन मोस्ट सिचुएशंस। मेजॉरिटी इसलिए क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते बेल का अमाउंट या श्योरिटी सफिशिएंट जो उनके बिहाफ पे अपेयर हो जाए। तो ध्यान रखिएगा कि कभी कभी बेल लॉ थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है। अभी मैं थोड़ा सा आपको सेक्शन 360 और 390 ऑफ द सीआरपीसी भी पढ़ लेता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेल के प्रोविज़न मैंने आपको सेशन की शुरुआत में ही बताया है यार, थ्रू आउट द सीआरपीसी। सो जैसे कि आप आए उस पर 397 ऑफ द सीआरपीसी पे पहले आइए, उसमें भी क्या लिखा है कि 397 के सबसेक्शन 1 में देखिए कि when calling for such record, direct the execution of any sentence or order be suspended, and if the accused is in confinement, he may be released on bail or his own bond pending examination of the record. अब reference to the high court, उसमें जब कोर्ट ऑफ सेशन सबसेक्शन 2 देखिए सेक्शन 395 का, जब कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने कोई रेफरेंस दिया है क्वेश्चन ऑफ लॉ पे टू द हाई कोर्ट, तो सबसेक्शन 3 कहता है कि ऐसे में पेंडिंग द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट में आइदर कमिट द अक्यूज टू जेल और रिलीज हिम ऑन बेल टू अपीयर व्हेन कॉल्ड फॉर। तो ये एक बेल का प्रोविजन है। 389 का हम ऑलरेडी डेल्ट विद कर चुके। सेक्शन 390 में अरेस्ट ऑफ द अक्यूज इन अपील फ्रॉम अक्विटल, जब मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने अपील फ्रॉम अक्विटल फाइल की है टू द सुपीरियर फोरम, तो उस केस में क्या होगा? When the appeal is presented under section 378, High Court may issue a warrant directing the accused person be arrested and brought before it or any subordinate court, and the court to which he is brought may commit him to prison pending disposal of the appeal or admit him to bail. तो 390 में कब बेल का प्रोविजन अराइज करता है? जब अब सेक्शन 378 में हाई कोर्ट को अपील प्रेफर की गई है, और सेक्शन 378 किस ग्राउंड पे डील करता है? इट एक्चुअली डील्स विद द ग्राउंड ऑफ अपील इन केस ऑफ अक्विटल। जब मान लीजिए वो अक्विट कर दिया गया और हाई कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया, सो इवन इन दैट सिचुएशन इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू द हाई कोर्ट कि या तो अरेस्ट करके उसके सामने लाया जाए या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने लाया जाए, और जिस भी कोर्ट के सामने लाया ही में आइदर रिमांड हिम टू कस्टडी, कमिट हिम टू प्रिजन और एडमिट हिम टू बेल। तो ये एक प्रोविजन हो गया। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 360 ऑफ द सीआरपीसी। तो 360 ऑफ द सीआरपीसी में एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं जिसमें बेल होती है। एक होता है आपका सेक्शन 360 में, 360 के सबसेक्शन 1 में, when a person not under 21 years of age is convicted of an offence punishable with fine or with imprisonment of 7 years or less,
or when any person under the age of 21 years of age, any woman is convicted of an offense not punishable with death or imprisonment for life, and no previous conviction is proved against the offender, कोई previous conviction नहीं है, तो उसकी एज और बाकी चीज़ को ध्यान में रखते हुए may instead of sentencing him at once may direct him being released on entering him into a bond with or without sureties to appear and receive sentence when called upon during such period not exceeding 3 years, and the court may direct in the meantime to keep peace and of good behavior. तो जो गुड बिहेवियर का जो बॉन्ड है ना, उस पर भी उसको रिलीज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 360. अब एक सिचुएशन अराइज होती है उस केस में, वैसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स पे हम लोग अपना एक अलग क्लास रखेंगे, जिसमें मैं ये ट्रायल के बाद जब कन्विक्शन हम लोग डील कर लेंगे, अब बेल क्योंकि ख़त्म होने वाला है, तो जो नेक्स्ट स्टेज है वो है ट्रायल की, शो ऑफ प्रोसेस और ट्रायल. तो विल डील विद दैट इन नेक्स्ट वीक. तो ये उसके बाद के ऑर्डर्स हैं, तो उसको उसी के प्रोसेस में उसके बाद से डील करेंगे. तो जो 360 का सबसेक्शन 1 है उसको तो बॉन्ड पे रिलीज़ कर सकता है, लेकिन आप ये देखेंगे 360 का सबसेक्शन 9 एक बात करता है कि बॉन्ड ऑफ गुड बिहेवियर है. तो मान लीजिए अगर उसने गुड बिहेवियर का वायलेशन किया या टर्म्स का वायलेशन किया, तो ऐसे केस में क्या कर सकता है. 360 का सबसेक्शन 9 कहता है एन ऑफेंडर व्हेन एप्रीहेंडेड ऑन एनी सच वारंट शैल बी ब्रॉट फोर्थविथ बिफोर द कोर्ट इशूइंग द वारंट ऑफ अरेस्ट कोर्ट ने जारी करेगा और उसको बुलाएगा, और उस सिचुएशन में जब वो उसके सामने आ जाता है तो या तो उसको कस्टडी में रिमांड कर दे या एडमिट हिम टू बेल. अब ये एक बेल का प्रोविज़न है जो जब 360 के बॉन्ड का वायलेशन होता है तो उसमें वो क्लेम कर सकता है. नेक्स्ट इन लाइन में कौन सा इंपॉर्टेंट बेल का प्रोविज़न आता है, वो है सेक्शन 330. और सेक्शन 330 एक्चुअली बहुत खास प्रोविज़न है. इट इज़ एक्चुअली मोर स्पेशल देन एनी अदर प्रोविज़न एंड आई विल टेल यू व्हाई. It deals with the release of a person of unsound mind pending investigation or trial. So I'll just read it for you. The section says, whenever a person is found under section 388 or 329 to be incapable of entering into defense by the reason of unsoundness of mind or the mental retardation, the magistrate or court, as the case may be, shall मतलब mandatory provision है, whether the case is one in which bail may be taken or not, order the release of such person on bail. मतलब क्या कह रहा है कि ऐसे केस में जिसको वो बेल पे, जो भी केस में भले ही बेल दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, दैट इज़ इररिलेवेंट. लेजिस्लेचर ने ये मैंडेट किया, इट इज़ इररिलेवेंट कंसिडरेशन कि भले ही आप दे सकते हो या नहीं, कोर्ट को उसको बेल पे रिलीज़ करना ही है इन केसेस में, चाहे वो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के सामने केस है, चाहे कोर्ट ऑफ सेशन के सामने केस है, चाहे उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, इंक्वायरी हो रही हो, या ट्रायल की स्टेज पे सिचुएशन हो, जहाँ पे भी कोर्ट को लग गया कि द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड और ही इज़ इनकेपेबल ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और मेंटल रिटार्डेशन, देन चाहे केस में बेल ली जा सकती हो या नहीं ली जा सकती हो, the court will order his release on bail. तो ये बहुत मैंडेटरी प्रोविजन, इट्स अ वेरी वाइड प्रोविजन जो जनरली आपको नहीं दिखता लॉ में. सो ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन थी जो मैं डील करना चाहता था. नाउ आई थिंक मेजर बेल के प्रोविजन जो थ्रू आउट ऑफ द CRPC पे हैं. देखिए CRPC में आपको कई ग्राउंड्स पे छोड़ा जा सकता है, चाहे बेल पे छोड़ दें, चाहे पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दें, आइदर विद और विदाउट श्योरिटीज. दैट इज अप टू द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट. डिस्क्रेशन इज एक्सरसाइज्ड इन अ जुडिशियल मैनर. तो ये जो सारे प्रोविजन है वैसे तो हैं और भी, जैसे 167 है डिफॉल्ट बेल का, बाकी थ्रू आउट द CRPC और भी सारे हैं. आपका इन कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर में भी रिलीज हो सकता है. तो ये ध्यान रखिएगा ये जो प्रोविजंस हैं दे आर नॉट इन एनी वे, जो भी मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूँ एग्जॉस्टिवली मैं इलस्ट्रेट नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि एक्चुअली CRPC को जब आप पूरी तरीके से पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि मिड ट्रायल प्रोसीडिंग पे रिलीज़ होने के और भी ग्राउंड हैं. कन्विक्शन और सेंटेंस को अगर आप साइड में हटा दें, अभी ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है, तो उससे पहले भी आपको रिलीज़ करने के बहुत सारे ग्राउंड हैं और अपील पे भी आपको रिलीज़ करने के ग्राउंड है अंडर 389 ऑफ द CRPC. तभी मैंने सारे प्रोविजन से डील कर रहा था. तो 330 का आप याद रखिएगा
कि वो कितना वाइड है। एक्चुअली ज़्यादातर लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़ते, हालांकि ये चैप्टर उतना जनरली एग्ज़ाम में नहीं आता, पर जनरली यू शुड नो एवरीथिंग दैट यू कैन अबाउट द CRPC। तो इसलिए मैंने ये प्रोविजन से डील किया, क्योंकि इसमें जो बेल का क्लॉज है इट्स मच मच वाइडर एज कम्पेयर टू एनी अदर प्रोविजन। जहाँ पता चल गया मेंटल रिटार्डेशन है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड ड्यू टू दैट इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू डिफेंस, भले ही बेल ग्रांट हो सकती है और नहीं ग्रांट हो सकती है, दे विल बी रिलीज ऑन बेल। अब बेल का मतलब ये भी मत सोच लीजिएगा वो खुला छोड़ देगा। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई वो ही इज़ अ ल्यूनेटिक, तो उसको हो सकता है ल्यूनेटिक असाइलम में इन अकॉर्डेंस विद द मेंटल हेल्थ एक्ट कन्फाइन करवा दे, या तो उसको किसी से पर्सन की कस्टडी में दे दे, या तो अगर हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट हो सकता है या मेंटल असाइलम में ही ट्रीटमेंट हो सकता है तो वहीं कमिट करवा दे। अगर उसको लगता है कि कोई रिलेटिव इसका केयर कर सकता है तो फिर उसकी केयर में दे दे, और फिर एक ऑफिसर भी अपॉइंट करेगा ऐसे केस में जो उसको मॉनिटर करेगा टाइम टू टाइम। और जब वो ठीक हो जाता है तो दोबारा, ऐसा मत समझ लिएगा प्रोसीडिंग खत्म हो जाती है, अगर वो ठीक हो गया तो दोबारा से ट्रायल इंक्वायरी वो सारी चीज़ रिज्यूम कर जाएगी जो भी चल रही थी। ऑलराइट, so I think that is enough for today. From tomorrow we'll deal with cancellation of bond, and if we can we'll deal with parole and furlough, and after that I think the bail provision shall be completed in its entirety. Then next week we'll start with issue of process and trial.